ये गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम के लिए सिविल इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक दिया हुआ है। इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और इसको सीक्वेंस बना रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर करते हुए अलग अलग पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट से लेकर के हम लोग फर्स्ट चैप्टर से लेकर के हम लोग 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे इंजीनियरिंग, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड हाईवे इंजीनियरिंग। ये 5वां नंबर चैप्टर है रेलवे इंजीनियरिंग का। रेलवे इंजीनियरिंग में हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक के हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। इस पार्ट में आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का ही इससे जस्ट बैक का जो पार्ट था उसमें हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का सॉल्व कर रहे थे। 1 से लेकर के 60 तक के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में उससे आगे सॉल्व करने के कोशिश करते हैं। तो हम लोग 60 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। तो 60 के बाद का जो क्वेश्चन है, हमें 60 के बाद का जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 60 के बाद का क्वेश्चन, दैट मीन 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या मेरा, पीछे तक हम लोग देख चुके थे। मीन्स हम लोग 60 तक के क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट एफिशिएंसी जो होता था, करंट एफिशिएंसी जो था मीटर गेज के लिए कितना था। तो करंट एफिशिएंसी जो होता है ब्रॉड गेज के लिए, अगर ब्रॉड गेज के लिए पूछा तो ब्रॉड गेज के लिए जो होता है, ब्रॉड गेज के लिए 76 हो रहा था, मीटर गेज के लिए 51 हो रहा था और नैरो गेज के लिए मेरा 38 हो रहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जा रहा था तो 38, 51 और 76 तीनों था नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज। तो यहाँ पूछ रहा है मीटर गेज के लिए, तो मीटर गेज के लिए मेरा 50 हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज से जो शुरू करते हैं इस पार्ट का, जो मेन क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वो 61 नंबर है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिसिबल ऑन 2.5 डिग्री कर्व बीजी। डिग्री का जो कर्व दिया हुआ 2.5 डिग्री, मीन्स डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2.5 दिया हुआ, डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ, ब्रॉड गेज दिया हुआ। क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है। 2.5 डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ 2.5 एंड ब्रॉड गेज दिया हुआ है। लिविंग द रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ 1:200, मीन्स रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ 1:200, डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ 2.5 डिग्री एंड ब्रॉड गेज दिया हुआ। तो पूछ क्या रहा है इसमें, तो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट पूछ रहा है कि स्टीपेस्ट ग्रेडियंट कितना होगा। तो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट अगर पूछा जाए तो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट पूछ रहा है कि वो कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट निकालते हैं। जो मैक्सिमम पूछ रहा है कितना होगा, तो रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है, रूलिंग ग्रेडियंट 1:200। 1:200 करने का मतलब इसको देख सकते हैं क्या करते हैं, 1:200 परसेंटेज में निकाल रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो यहाँ से आ रहा है मेरा बोले तो 5%। मीन्स रूलिंग ग्रेडियंट जो दिया हुआ है मेरा 5% दिया हुआ है। ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट 5% दिया हुआ है। तो पूछ रहा स्टीपेस्ट ग्रेडियंट कितना होगा। अब स्टीपेस्ट ग्रेडियंट तब होता है जब रूलिंग ग्रेडियंट में से हम कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट सेपरेट करते हैं। मीन्स अगर रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट कॉम्पेंसेट करते हैं, तो उसके बाद जो बचेगा वो स्टीपेस्ट बोलते हैं या फिर ग्रेड कॉम्पेंसेशन बोलते हैं। तो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट बोले तो इसमें हो जाएगा रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट। तो कॉम्पेंसेट कितना करते हैं, कॉम्पेंसेशन कितना करते हैं, किसमें अलग अलग असाइनमेंट में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कोर्ट स्टील टेबल या अकॉर्डिंग टू दिया हुआ है। ये रेलवे के अकॉर्डिंग जो बीजी के लिए जो कॉम्पेंसेशन जो होगा बीजी में जो कॉम्पेंसेशन होता है वो 0.04% ऑफ डी होता है। मीन्स अगर बीजी का देखा जाए, बीजी का अगर कॉम्पेंसेशन देखा जाए तो 0.04% ऑफ डी होता है। अगर एमजी के लिए देखा जाए तो जस्ट इससे थोड़ा कम होगा, 0.03% ऑफ डी हो जाएगा। और नैरो गेज के लिए देखा जाए तो नैरो गेज के लिए ज़रा सच कम होगा, 0.02% ऑफ डी होगा। मीन्स बीजी के लिए कॉम्पेंसेशन जो होता है इसको कॉम्पेंसेशन बोलते हैं, ग्रेड कॉम्पेंसेशन बोल सकते हैं, कॉम्पेंसेशन बोल सकते हैं। कॉम्पेंसेशन जो होता है बीजी में 0.04% ऑफ डी होता है बीजी में, एमजी में होता है 0.03% ऑफ डी एंड एनजी में होता है 0.02% ऑफ डी। डी क्या होता है, डिग्री ऑफ कर्व होता है। तो यहाँ पर जो कॉम्पेंसेशन हो बीजी में कितना होगा कॉम्पेंसेशन अगर देखा जाए बीजी में, तो बीजी में कॉम्पेंसेशन कितना होता है 0.04% ऑफ डी।
तो 0.04% दिया हुआ, तो 0.04% का निकाला जाए तो इसमें कितना हो जाएगा। तो अगर डी का वैल्यू 2.5 दिया हो तो 0.04 इंटू 2.5 इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 25 बोले तो 0.1% आ रहा है, मीन्स 0.1% आ रहा है, 0.1% आ रहा है। कॉम्पनसेशन जो हो रहा है, कॉम्पनसेशन कितना हो रहा है 0.1%। कहाँ से आया, तो 0.04% मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो यहाँ से जो आ रहा है 0.1% आ रहा था। और मेरा जो रूलिंग ग्रेडियंट का जो वैल्यू आ रहा था डेट इज 1:200, तो कितना आ रहा था इसका वैल्यू 1:200 का जो वैल्यू आ रहा था इंटू परसेंटेज में निकालेंगे इसका तो 0.5 आ रहा था, 0.5 आ रहा था। तो मेरा जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होगा, तो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट या फिर ग्रेड कॉम्पनसेशन बोले तो रूलिंग ग्रेडियंट माइनस कॉम्पनसेशन हो जाएगा। तो रूलिंग ग्रेडियंट मेरा 0.5 दिया हुआ था, माइनस कॉम्पनसेशन कितना हो गया 0.1 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 0.4 मेरा आंसर आ रहा है, 0.4 मेरा आंसर आ रहा है, 0.4% जो है रहा वो आंसर आ रहा था। 0.4 को हम लोग इस फॉर्म में इंडिकेट कर रहे हैं, 0.4 को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं वन फॉर्म में। 0.4 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 0.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/10 या फिर 1/250, दैट इज 1/250, दैट इज ए इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। हम कैन परमिसिबल मीटर गेज, मीटर गेज में जो मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट होता है वो कितना होगा, और मैक्सिमम कैन परमिसिबल इन मीटर गेज, मीटर गेज में जो परमिसिबल ग्रेडियंट है वो कितना होगा। तो मीटर गेज में जो मैक्सिमम होगा वो 90 mm होता है, मैक्सिमम 90 mm होता है मीटर गेज में, और 165 होता है ब्रॉड गेज में होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मली मैक्सिमम कैंट जो होता है मीटर गेज में, मैक्सिमम कैंट कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम कैंट होता है 90 mm फॉर मीटर गेज एंड 165 mm फॉर ब्रॉड गेज, जिसका भी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैन डिफिशियंसी पूछ रहा है। कैन डिफिशियंसी अकर व्हेन द व्हीकल ट्रेवल अराउंड ए कर्व, कर्व के अराउंड एक व्हीकल ट्रेवल कर रहा है तो कैन डिफिशियंसी जो होगा, तो कैन डिफिशियंसी अकर व्हेन द व्हीकल ट्रेवल अराउंड ए कर्व एट, किस तरह से वो मतलब मूव करे जो कैन डिफिशियंसी को उसमें अकर होगा। तो स्पीड हायर द इक्विलिब्रियम, अगर स्पीड जो है ट्रेन का व्हीकल का जो स्पीड है, कैन डिफिशियंसी अकर व्हेन द व्हीकल ट्रेवल अराउंड ए कर्व एट स्पीड हायर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड, अगर इक्विलिब्रियम स्पीड से ज़्यादा की से मूव करे, इक्विलिब्रियम स्पीड का जो ज़्यादा से मूव करे तो वहाँ पे कैन डिफिशियंसी प्रेजेंट होगा, कैन डिफिशियंसी अकर होगा, दैट इज बी इसका करेक्ट है, मीन्स मोर देन इक्विलिब्रियम स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 64 नंबर, कंपनसेशन फॉर द कर्व ऑन द ग्रेडियंट फॉर मीटर गेज इज, मीटर गेज में जो कंपनसेशन होता है अभी हम लोग देखे थे कितना था, मीटर गेज में कितना था 0.03% ऑफ डी था मीटर गेज के लिए। नैरो गेज में देखते हैं तो 0.02% ऑफ डी था, और ब्रॉड गेज में देखते हैं तो ब्रॉड गेज में 0.04% ऑफ डी था, 4%, 3%, 2% में, तो 0.4%, 0.3%, 0.02% ये था। लेकिन यहाँ पे एक और होता है क्या, ये दूसरे फॉर्म में दिया हुआ, आर के फॉर्म में दिया हुआ, तो जो कंपनसेशन होगा तो ब्रॉड गेज में जो पूछ रहा है तो ब्रॉड गेज इसी को ये और में लिख सकते हैं, और 75 आर यहाँ 0.04% ऑफ डी, ये हो गया ब्रॉड गेज के लिए, ये हो गया मीटर, ये ब्रॉड गेज के लिए हो गया, ये मीटर गेज के लिए, मीटर गेज के लिए या 52.5 आर या 0.03% ऑफ डी कह सकते हैं। और ये जो हो गया 35 आर ये जो हो गया, और 0.02% ऑफ डी ये हो गया नैरो गेज के लिए। मीन्स मीटर गेज के लिए 52.5 हो गया, नैरो गेज के लिए 35 हो गया डिवाइड बाई आर, एंड ब्रॉड गेज के लिए 70 आर हो, 70 डिवाइड बाई आर हो गया। इसमें जो मिनिमम होगा उसको कंसीडर किया जाता है, मीन्स ये और ये, इसका जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम डाटा होगा उसी को कंसीडर किया जाता है कॉम्पनसेशन में, कॉम्पनसेशन फॉर कर्व। मीन्स अगर देखा जाए कॉम्पनसेशन पूछ रहा है तो सिंपल डाटा हम लोग देखे थे ब्रॉड गेज के लिए, ब्रॉड गेज के लिए 0.04% था डी का, 0.03% था डी का, और 0.02% था डी का। ये ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए, नैरो गेज के लिए हम लोग तीनों देख चुके थे। लेकिन इसके अगर इस फॉर्म में दिया जाए 75 आर, आर अगर दिया हुआ है डी नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्म में निकाल सकता है। ऐसे एक रिलेशन होता है डी और आर में, फॉर 30 मीटर चैन के लिए देखा जाए तो 19 डिवाइड बाई आर, इससे भी निकाल सकते हैं
तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, डी और आर में रिलेशन होता है, डिग्री नहीं दिया हुआ, आर के फॉर्म में दिया हुआ, तो डिग्री और आर बराबर एक फार्मूला होता है 1719 डिवाइड बाई आर, ये मीटर में होता है। ठीक है, डी और आर में रिलेशन होता है, डिग्री, ये डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया, ये रेडियस हो गया। डिग्री और रेडियस में अगर रिलेशन पूछा जाए तो आर बराबर 1719 डिवाइड बाई डी होता है, ये 30 मीटर चैन के लिए अगर 20 मीटर निकाल जाए तो 30 मीटर में तो 1146 बाई डी, 1146 बाई डी होता है फॉर 20 मीटर। तो इस तरह से देखा जाए तो मिनिमम जो होगा, इसमें जो मिनिमम होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो मीटर गेज के लिए मेरा 52 हो गया, यहाँ से देख सकते हैं, ये हो गया बीजी के लिए, ये हो गया एमजी के लिए, और ये हो गया एनजी के लिए। तो ये मेरा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, द शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज फॉर इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो ट्रांजिशन कर्व का शेप होता है वो कौन सा यूज किया जाता है? तो इंडियन कर्व जो हम लोग देखे, ट्रांजिशन कर्व का जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू XQ/6RL होता है, XQ/6RL, XQ/6RL ट्रांजिशन कर्व का इक्वेशन। तो ये क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक है तो क्यूबिक पैराबोला इसका स्टैंडर्ड होता है, या आइडियल होता है, जो यूज किया जाता है ट्रांजिशन कर्व के लिए इंडियन रेलवे में। दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, देन द वर्सान ऑन द कोड ऑफ लेंथ इतना। कोड का लेंथ सी दिया हुआ, मीन्स कोड किसको बोलते हैं? अगर इस तरह से मेरा कर्व है, ये इस लेंथ हो गया, इसको बोलते हैं कोड लेंथ। ये सी दिया हुआ है, ये मेरा वर्सान होता है, इसको भी से इंडिकेट करते हैं वर्सान। अगर इसको सिंपल फॉर्म में देखा जाए, मान लिया जाए ये मेरा एक सर्किल है, सर्किल का एक कोड हो गया, ये हल्का सा कोड निकालते हैं। इस डिस्टेंस जो हो गया उसको कोड बोलते हैं, जो डायमीटर को छोड़कर बाकी जो पॉइंट लाइन होता है उसको कोड बोलते हैं। तो इस कोड का लेंथ दिया हुआ सी, वर्सान पूछ रहा है भी, मान लिया जाए ये रेडियस हो गया मेरा आर, तो इस डिस्टेंस पूछ रहा है, ये दोनों का डिस्टेंस वर्सान का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल क्या जानते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होता है। डेट मीन्स करने का मतलब ये है कि इधर अगर 2r, टोटल 2r होगा, 2r माइनस भी, 2r माइनस भी, ये हो गया 2r माइनस भी, ये डिस्टेंस हो गया, इंटू भी, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना, c/2 इंटू c/2, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। तो वहाँ से कह सकते हैं v इंटू 2r माइनस भी इज इक्वल टू c/2 इंटू c/2। इसको सोल्व करेंगे, इसको हायर डाटा को इग्नोर करते हैं, भी स्क्वायर बहुत मिनिमम डाटा हो जाएगा, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो 2r भी इज इक्वल टू c²/4। यहाँ से अगर v का वैल्यू निकालते हैं तो v बराबर मेरा कितना आ रहा है, v इज इक्वल टू c² डिवाइड बाई 8r, c² डिवाइड बाई 8r, c² डिवाइड बाई 8r, दैट इज c इसका कैरेक्टर है। कुछ नहीं करना था, बस प्रॉपर्टीज लगाना है, भाई प्रॉपर्टीज लगाना है सर्किल का प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ से अगर इसको भी मानते हैं तो v इंटू 2r माइनस भी, और इसको इक्वेट करना है, इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल कर देना, इधर का और इधर का। तो इधर का c, इस टोटल c दिया हुआ था तो इसको आधा करेंगे तो c/2 हो जाएगा, c/2 होगा, मीन c/2 इंटू c/2 का मल्टीप्लाई का, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो v का वैल्यू आ रहा है c² डिवाइड बाई 8 आ रहा है, c² डिवाइड बाई 8r, दैट इज c इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा, ए ब्रॉड गेज ब्रांच लाइन, ठीक है, ए ब्रॉड गेज ब्रांच लाइन टेक ऑफ एज कॉन्ट्ररी फ्लेक्सियल फ्रॉम ए मेन लाइन। अगर मेन लाइन जा रहा था ये, इससे एक ब्रांच लाइन निकाला गया है, ठीक है, ब्रांच लाइन। इफ द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड फॉर ब्रांच लाइन इज 10 mm, ब्रांच लाइन के लिए रिक्वायर्ड कितना मेरा 10 mm है, एंड द करंट एफिशिएंसी 25 mm करंट एफिशिएंसी, देन सुपर एलिवेशन टू बी एक्चुअल प्रोवाइडेड ऑन द ब्रांच लाइन। तो ब्रांच लाइन में जो एक्चुअल प्रोवाइड किया गया था वो कितना था, वो पूछ रहा। तो यहाँ पर देखा जाए कि ब्रांच लाइन के लिए रिक्वायर्ड जो हो गया, ये रिक्वायर्ड जो हो गया वो कितना 10 mm है, और करंट एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, करंट डिफिशियंसी कितना दिया हुआ 75 mm, ठीक है। तो प्रोवाइड कितना होगा, तो प्रोवाइडेड कितना किया जाएगा, तो करंट रिक्वायर्ड माइनस करंट डिफिशियंसी, करंट रिक्वायर्ड माइनस करंट डिफिशियंसी, करंट रिक्वायर्ड माइनस करंट डिफिशियंसी इज, करंट रिक्वायर्ड कितना था 10 माइनस रिक्वायर्ड डिफिशियंसी कितना 75। तो यहाँ से कह सकते हैं 10 माइनस 75 दैट इज माइनस 65,
5 mm and 65 mm, that is D. सिंपल याद रखना है, कैन प्रोवाइडेड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड माइनस कैन डिफिशियंसी, रिक्वायर्ड माइनस कैन डिफिशियंसी, 10 माइनस 25 हो गया, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 डिग्री ऑफ कर्व, अभी हम लोग देखे थे डिग्री ऑफ कर्व और कर्व और रेडियस में एक रिलेशन होता है इन्वर्सली का, तो रिलेशन होता है कितना, तो 1750 भी बोलते हैं, 1749 अप्रॉक्स डी। अगर 30 मीटर चैन ले रहे हैं तो, अगर 30 मीटर का चैन ले रहे हैं तो 1719 होता है, कहीं देता है, इसको सोल्व करते हैं तो 1749 डिवाइड बाई आर लिख सकते हैं। अगर 20 मीटर का लेते हैं तो 1146 बाई आर होता है, 1146 बाई आर, 1146 डिवाइड बाई आर, या फिर ये 20 मीटर के लिए, 30 मीटर करते हैं तो 7049 डिवाइड बाई आर फॉर 30 मीटर के लिए। तो यह पूछ रहा था डिग्री ऑफ कर्व फॉर, तो 7050 अप्रोक्स इसका आंसर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर द प्रोवाइडेड ऑन द कर्व, रेडियस दिया हुआ है आर मीटर एंड स्पीड ऑफ व्हीकल दिया हुआ है बी kmph मीटर। तो हम लोग जानते हैं सुपर एलिवेशन क्या होता था, हम लोग हाईवे में देखे थे, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर हो रहा था। ये सुपर एलिवेशन हाईवे में देखे थे, वी स्क्वायर kmph में, kmph में दिया हुआ तो 126 आर, लेकिन यहाँ पे रेलवे में क्या होता है, इसके आगे गेज डिस्टेंस लग जाता था। सिंपल फार्मूला क्या बन जाता है, ई इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, दैट इज 127। ऑप्शन कौन सा मैच करा, दैट इज ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, स्विच एंगल, स्विच एंगल कौन सा एंगल होता है, तो स्विच एंगल अगर देखा जाए, तो अगर देखा जाए ये मेरा स्ट्रॉन्ग रेल हो गया और ये मेरा टैंग रेल हो गया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रेल हो गया, ये टंग रेल हो गया, ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं स्विच एंगल। और ये जो डिस्टेंस हो गया इसको बोलते हैं हिल डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं हिल डाइवर्जेंस एच डी। और इसको अल्फा जो हो गया ये स्विच एंगल हो गया, ठीक है। ये टंग रेल हो गया और ये स्ट्रॉन्ग रेल हो गया, ये स्ट्रॉन्ग रेल हो गया, ये टंग रेल हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस फिगर से ही हम लोग याद रखते हैं, जैसे ये स्ट्रॉन्ग रेल, ये टंग रेल, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस एंगल हो गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्विच। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हिल डाइवर्जेंस। तो पूछ क्या रहा, स्विच एंगल, स्विच एंगल इज द एंगल बिटवीन, तो स्विच एंगल किसके एंगल के बीच में है, ये स्ट्रॉन्ग रेल हो गया और ये टोंग रेल हो गया, स्ट्रॉन्ग रेल और टोंग रेल के बीच का है। तो गेज फेस, यहाँ पे गेज फेस है, तो स्ट्रॉन्ग रेल एंड टंग रेल, जो गेज फेस हो गया, जो ये गेज फेस उस फेस को कहते हैं जो रनिंग फेस होता है, ठीक है। तो गेज फेस के बीच का जो एंगल हो गया उसी को बोलते हैं स्विच एंगल। ये टोंग रेल और स्ट्रॉन्ग रेल के बीच के जो एंगल हो गया गेज फेस का, उसको बोलते हैं स्विच एंगल, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था, स्विच एंगल द गेज फेस और द स्ट्रॉन्ग रेल एंड द टोंग रेल। अभी हम लोग देखे थे, ये अगर मेरा स्ट्रॉन्ग रेल है, ये मेरा टोंग रेल है, ये दोनों के जो बीच का जो एंगल हो गया उसको बोलते हैं एंगल, ये स्ट्रॉन्ग रेल हो गया, ये टोंग रेल हो गया, ये हिल डाइवर्जेंस हो गया एच डी। ये डिस्टेंस मेरा हिल डाइवर्जेंस होता है, ये मेरा एंगल ऑफ स्विच या स्विच एंगल बोल सकते हैं। तो इस तरह से मेरा आंसर जो हो गया, द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टोंग रेल के जो बीच का एंगल हो गया उसी को बोलते हैं स्विच एंगल, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्विच एंगल डिपेंड्स ऑन, स्विच एंगल किस पर डिपेंड करता है। स्विच एंगल अभी हम लोग देखें, ये स्ट्रॉन्ग रेल था, ये टंग रेल था, ये डिस्टेंस था, इसको एंगल था, इसको हिल डाइवर्जेंस को हम लोग अगर हम हिल डाइवर्जेंस को अगर डी से इंडिकेट करते हैं, हिल डाइवर्जेंस हो गया। इस लेंथ को अगर हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, इसको अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी बोले तो पी बाई एच बोले तो डी बाई डी। यहाँ से हम लोग देख लिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रेल हो गया, ये टंग रेल हो गया, इसका लेंथ अगर मान लिया जाए हम डी मान लेते हैं, हिल डाइवर्जेंस मेरा डी है, ये हिल डाइवर्जेंस हो गया, ये एंगल अल्फा है, अल्फा स्विच एंगल है, तो अल्फा बराबर क्या होगा, साइन के टर्म में निकालें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, मीन्स डी बाई डी। तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ टैंग रेल एंड हिल डाइवर्जेंस, ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन देख रहे हैं क्या कर रहा है, ऑप्शन में हिल डाइवर्जेंस, हिल डाइवर्जेंस पे तो डिपेंड कर रहा है, हिल डाइवर्जेंस पे डिपेंड कर रहा है।
ठीक है। द लेंथ ऑफ टैंगरेल के लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। फ्लो फ्लेंजबैक क्लियरेंस नहीं, फ्लेंजबैक क्लियरेंस होता है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ फ्लेंज डिस्टेंस बिटवीन टू रेल इज कॉल्ड फ्लेंजबैक क्लियरेंस। थ्रो ऑफ स्विच इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इस पर नहीं कर रहा, मीन्स एक और दो पे डिपेंड कर रहा। मीन्स हिल डाइवर्जेंस एच डी पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ ऑफ ट्रायंगल दैट इज डी था, ये डी था, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स एक और दो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और दो ए में दिया हुआ, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा फॉर ब्रॉड गेज के लिए कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा थ्रो ऑफ स्विच का 115 mm होता है। थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज 115 mm, ठीक है। यही में अगर हम दूसरा का देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू अगर देखा जाए इसका, मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्रॉड गेज, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, तो 895 होता है। मीन्स 95 से लेकर के ये बीजी का हो गया 95 से 115 mm तक होता है, जो कि बीजी के लिए होता है। अगर हम इसको एमजी के लिए देखा जाए तो एमजी के लिए जो होता है 89 to 100 होता है। ये हो गया एमजी के लिए, मीन्स मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ये निकाला जाए, ये हो गया मेरा 95 से लेकर 115, मीन्स 95 to 115 तक के, ये हो गया बीजी के लिए। तो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा मेरा 115, मिनिमम हो जाएगा 95। अगर बीजी का एमजी का पूछता तो 89 and 100, दैट इज इसका जो वैल्यू हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज, तो मैक्सिमम कितना होगा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो स्ट्रेचर बार जो होता है क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो स्ट्रेचर बार जो प्रोवाइड किया जाता है मेन पर्पज जो होता है मेंटेन करने के लिए, जो डिस्टेंस है, जो टोंग रेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रेचर बार प्रोवाइड किया जाता है। तो स्ट्रेचर बार इज प्रोवाइडेड टू परमिट द लैटरल मूवमेंट ऑफ द टोंग रेल, परमिट नहीं करता, लैटरल मूवमेंट को ये परमिट नहीं करता, ये गलत है। तो मेंटेन द टू टोंग रेल एट द एग्जैक्ट डिस्टेंस ना, मेंटेन करने टू टोंग रेल का जो डिस्टेंस दोनों के बीच का है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग स्ट्रेचर बार का यूज करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ डिजाइनेशन ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज इन इंडिया। मोस्टली यूज कौन सा मेथड होता है डिजाइन ऑफ क्रॉसिंग का इंडिया में। तो इन तीन तरह का जो मेथड है, पहला सेंटर लाइन मेथड, राइट एंगल मेथड, आइसोसेलेस एंगल मेथड। तो इंडिया में जो यूज होता है मोस्टली यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल मेथड। ये क्या होता है तीनों को देखते हैं। अगर सेंटर लाइन मेथड पूछ रहा है तो सेंटर लाइन मेथड में अगर पूछ रहा है तो सेंटर लाइन पूछ रहा है, मीन सेंटर से एक लाइन कर लो, इस तरह से फिगर है, ये डिस्टेंस मेरा 1 होता है। ये सेंटर से अगर निकाला जाए, ये जो बीच का जो अल्फा हो गया, सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ n, सेंटर लाइन का मतलब होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस n, ये दिया हुआ 1। इसमें तुमसे पूछ रहा है, यही रिलेशन याद रखना था। अगर इसमें पूछेगा अल्फा का वैल्यू तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें tan अल्फा मतलब देखा जाए ये n दिया हुआ है तो p/b, p कितना हो गया 1/2, ये हाफ हो जाएगा अल्फा/2, ये भी हाफ हो जाएगा अल्फा/2 और नीचे n हो जाएगा। या फिर इसको फ्रेश में अगर बनाते हैं सेंटर लाइन का, जैसे सेंटर लाइन बोले मीन सेंटर से निकालना है, ये हो गया लाइन, ये सेंटर से निकाल दिए, ये इसका बीच का जो सेंटर डिस्टेंस का जो बीच का वो n होता है हॉरिजॉन्टल, ये 1/2 टोटल होता है, 1 टोटल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये टोटल अल्फा होता है तो ये कितना हो जाएगा अल्फा/2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिक से tan अल्फा/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई n। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू निकालना था, नंबर ऑफ n निकालना रहता, तो n का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम tan अल्फा/2 का वैल्यू निकाल लिए, tan अल्फा/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 n, तो n का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा n का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मेरा n इज इक्वल टू हाफ कोट अल्फा/2, किसके लिए सेंटर लाइन मेथड के लिए। तो सिंपल हम लोग बेसिक जो इसमें है, अगर सेंटर लाइन पूछ रहा है तो सिंपल हम लोग सेंटर लाइन से n जो डिस्टेंस है उसको n मान लेते हैं, बाकी ज्योमेट्री है इससे निकाल सकते हैं। ये n हो गया 1 हो गया। राइट एंगल पूछ रहा है तो राइट एंगल बोले तो राइट एंगल ये हो गया, राइट एंगल का फॉर्मेशन करना है। राइट एंगल इस तरह से बनता है, ये डिस्टेंस मेरा, ये एंगल अल्फा हो गया, ये 1 होता है, ये n होता है। अब इसमें tan अल्फा का वैल्यू निकाल दो, ये राइट एंगल मेथड हो गया जो कि मोस्टली इंडिया में यूज होता है राइट एंगल, ये 1 n मान लेते हैं इसको।
और ये अगर आइसोसेलेस बोलते हैं तो इंक्लाइन एंगल जो दिया हुआ है ये मेरा आइसोसेलेस का हो गया। आइसोसेलेस एंगल में अगर बोला जाए तो जो इंक्लाइनेशन जो है टोटल एंगल अल्फा है, टोटल एल अल्फा हो गया, ये 1 दिया हुआ है, आइसोसेलेस है मीन्स ये एंगल इक्वल है, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल एन दिया हुआ। यहाँ पे अल्फा निकालेंगे तो कोसेक के फॉर्म में आएगा। तो सिंपल सेंटर लाइन बोले तो सेंटर लाइन से इंडिकेट करके 1 मान लेते हैं, ये अल्फा/2 मान लेते हैं। राइट एंगल तो राइट एंगल में इस तरह से होता है, ये अल्फा होता है। आइसोसेलेस में आइसोसेलेस हो गया 2, ये एंगल अल्फा होता है, ये एन होता है, ये 1 होता है। ये तीनों मेथड याद रखना है। तो मोस्ट मेथड जो इंडिया में यूज होता है वो राइट एंगल मेथड होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा था वो सिर्फ यही पूछ रहा था कि इंडिया में कौन सा यूज होता है। तो इंडिया में यूज होता है राइट एंगल मेथड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एंगल अब क्या कर रहा है, इफ द अल्फा इज द एंगल ऑफ क्रॉसिंग अल्फा दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ क्रॉसिंग एन अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल के ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो अभी हम लोग देखें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए राइट एंगल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, एन पूछ रहा है कितना होगा, तो एन ये होता है, ये मेरा 1 होता है, ये अल्फा होता है। ठीक है, तो एन का वैल्यू निकालना तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। tan अल्फा इक्वल टू 1/n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई, यहाँ से देखा जाए तो n का वैल्यू मेरा कितना आ रहा था 1/tan अल्फा। इसको और क्या लिख सकते हैं, कोट अल्फा। तो n इज इक्वल टू कोट अल्फा, n इज इक्वल टू कोट अल्फा, n इज इक्वल टू कोट अल्फा, दैट इज सी राइट एंगल बोले तो राइट एंगल, यहाँ से राइट एंगल हो गया, ये अल्फा हो गया, ये 1 हो गया, ये n हो गया। अब इसमें जो वैल्यू निकालना है वो निकाल लो, यहाँ से ज्योमेट्री है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग टर्न आउट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर गुड्स के लिए कौन सा यूज करता है। तो गुड्स के लिए जो हम लोग यूज करता है, गुड्स के लिए यूज होता है 1/8.5। गुड्स के लिए जो यूज होता है 1/8.5 होता है। और पैसेंजर के लिए देखा जाए तो पैसेंजर के लिए 1:12 एंड 1:12 दोनों यूज होता है पैसेंजर के लिए दोनों। तो अगर हाई स्पीड निकालना जाए, हाई स्पीड का अगर है, ये हो गया मेरा गुड्स के लिए, ये दोनों पैसेंजर के लिए हो गया। अगर पैसेंजर ट्रेन के लिए निकालना तो ये मेरा हाई स्पीड ट्रेन के लिए होगा। हाई स्पीड ट्रेन के लिए 1/20 होता है हाई स्पीड ट्रेन के लिए, लेकिन पैसेंजर में मोस्टली यूज होता है 1/12 और 1/16 दोनों यूज होता है, लेकिन मोस्टली यूज होता है 1/12। गुड्स के लिए स्पेशली यूज होता है 1/8.5, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया गुड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लीड ऑफ क्रॉसिंग। लीड क्या होता है, लीड ऑफ क्रॉसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन। लीड क्या होता है, अगर इस तरह से मेरा टर्न, इस तरह से अगर देखा जाए, पॉइंट क्रॉसिंग का ही क्वेश्चन है। पॉइंट क्रॉसिंग का जो पॉइंट होता है इस दोनों के बीच का, मान लीजिए यहाँ पे हिल है, यहाँ पे ये टोंग रेल था, ये स्टॉक रेल था, ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ये होता है लीड, ये होता है स्विच लीड। ये दोनों को पूरा जो होता है वो कर्व लीड होता है। पूरा यहाँ के डिस्टेंस का जो बोलते हैं उसको कर्व लीड बोलते हैं। पूछ रहा है कि लीड ऑफ द क्रॉसिंग, लीड जो होता है क्रॉसिंग का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है। लीड हम लोग देखें, लीड इस डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का जो था पॉइंट उसको बोलते थे लीड, इसको बोलते, ये लीड हो गया, ये स्विच लीड हो गया, दोनों का जो इक्वल हो गया यहाँ से यहाँ तक उसको कर्व लीड बोलते हैं। तो हील ऑफ द स्विच टू द टो ऑफ द स्विच, हील ऑफ द स्विच नहीं, हील ऑफ द स्विच, हील ऑफ द स्विच टू स्विच नहीं, हील ऑफ स्विच नहीं, हील ऑफ द स्विच टू थियोरेटिकल नोच, ये होता है थियोरेटिकल नोच, ये हो गया हील, ये हो गया टो। तो ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस हो गया थियोरेटिकल नोच एंड हील के बीच का, उसी को बोलते हैं लीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है लीड पूछ रहा था, हील ऑफ द स्विच टू द स्विच, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो भी डिस्टेंस, इसको नहीं बोलते हैं हील ऑफ द स्विच, इसको बोलते हैं हील ऑफ द स्विच टू टॉ। हील ऑफ द स्विच और टॉ के बीच का जो होता है इसको स्विच लीड बोलते हैं, मीन्स एसएल बोलते हैं। हील ऑफ द स्विच टू थियोरेटिकल नोज, हील ऑफ द स्विच से लेकर के थियोरेटिकल नोज तक क्रॉसिंग का, इसको बोलते हैं लीड। ठीक है, टो ऑफ द स्विच टू थियोरेटिकल नोज, इसको बोलते हैं कर्व लीड। टोटल जो हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं स्विच लीड, जो सेकंड पार्ट है इसको बोलते हैं लीड, और जो स्विच टो से लेकर के टो थियोरेटिकल नोज तक के उसको बोलते हैं कर्व लीड। यही फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ का जो फोकल ये होता है थियोरेटिकल नोज, ये होता है हील ऑफ स्विच, ये होता है टो ऑफ स्विच। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक स्विच लीड हो गया,
ये डिस्टेंस यहाँ तक के लीड हो गया और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कर्व लीड हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है। फर्स्ट का जो पार्ट है इसमें दिया हुआ स्विच लीड का डिफिनेशन दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में लीड का दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हम लोग कर्व लीड का दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। तो पूछ रहा है लीड कौन सा था, लीड कौन सा होगा, तो बी इसका जो हिल के डिस्टेंस हो गया, हिल डिस्टेंस से लेकर के थ्योरेटिकल नोच के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसी को लीड बोलते हैं। अगर हिल से लेकर के टॉ तक के बोलता, हिल से लेकर के टॉ तक के बोलता तो इसको स्विच लीड बोलते हैं, और टॉ से लेकर के थ्योरेटिकल नोच तक बोलता तो उसको कर्व लीड बोलते हैं। तो मेरा बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ स्विच प्रोवाइड ऑन गॉन्टर ट्रैक, गॉन्टलेटर ट्रैक पे कितना नंबर ऑफ स्विच होता है, तो नंबर ऑफ स्विच जो होगा कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक पे वो जीरो होता है, इस पर जीरो प्रोवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ स्विच जो है वो जीरो प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स नन ऑफ द एबव, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द कर्व लीड, स्विच लीड एंड लीड। तो अभी हम लोग देखे थे, ये मेरा लीड था, ये मेरा स्विच लीड था और ओवरऑल मेरा कर्व लीड था। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कर्व लीड इज इक्वल टू लीड प्लस स्विच लीड। तो इसमें डिफिनेशन, इसका रिलेशन देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। कर्व लीड इज इक्वल टू स्विच लीड प्लस लीड, तो कर्व लीड इज इक्वल टू स्विच लीड प्लस लीड कौन सा इसमें आ रहा है, दैट इज बी इसका करेक्ट आ रहा है। यही हमको याद रखना है, सिंपल सा। ये डिस्टेंस मेरा लीड था, ये डिस्टेंस मेरा स्विच लीड था, तो ओवरऑल डिस्टेंस मेरा कर्व लीड था। तो कर्व लीड बराबर कर्व लीड इज इक्वल टू लीड प्लस स्विच लीड, कर्व लीड बराबर स्विच लीड और लीड। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, इन द सीजर क्रॉस ओवर द क्रॉसिंग प्रोवाइड आर, तो क्रॉसिंग जो होता है कौन कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, सीजर क्रॉस ओवर है तो मीन्स सीजर क्रॉस ओवर इस तरह से क्रॉस ओवर है, द सीजर क्रॉस ओवर द क्रॉसिंग प्रोवाइड, क्रॉसिंग जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें कौन सा होता है, तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल होता है और 6 एक्यूट एंगल होता है। 2 ऑब्ट्यूज एंगल होता है क्रॉसिंग का और 6 एक्यूट एंगल होता है। जो सीजर क्रॉसिंग है, सीजर क्रॉसिंग में, सीजर क्रॉस ओवर क्रॉसिंग है तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल और 6 एक्यूट एंगल, 6 एक्यूट एंगल और 2 ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स 1 और 4 सही है। 1 और 4 किस में देख लेते हैं, 1 और 4 मेरा बी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस थ्रू विच द टोंग रेल मूव लेटरली एट द टो ऑफ स्विच ऑफ द मूवमेंट। टो ऑफ स्विच कौन सा था, ये अगर टो ऑफ स्विच कौन सा था, ये टो था। तो बोल रहा है द डिस्टेंस थ्रू विच द टोंग रेल मूव्स लेटरली एट द टो ऑफ स्विच फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कॉल्ड। जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो थ्रो ऑफ स्विच बोलते हैं। जो इसका जो मूवमेंट है लेटरल में, लेटरल जो मूव कर रहा है उसको बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। इसका जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच, लेटरली मूव करेगा थ्रो ऑफ स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 82 नंबर का था फ्लेंजबैक क्लीयरेंस। अभी हम लोग देखे थे कुछ पार्ट पहले ही, फ्लेंजबैक क्लीयरेंस होता है 2 डिस्टेंस के जो रनिंग फेज का जो फ्लेंजबैक के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको होता है। ये जो होता है फ्लेंजबैक जो होता है, फ्लेंजबैक जो डिस्टेंस होता है, फ्लेंजबैक जो डिस्टेंस होता है जो हमेशा कम होता है किससे, छोटा होता है किससे, हिल डाइवर्जेंस से। हिल डाइवर्जेंस बड़ा होगा फ्लेंजबैक क्लीयरेंस से। फ्लेंजबैक डिस्टेंस छोटा होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है रनिंग फेज का। या इसमें क्वेश्चन क्या करा, फ्लेंजबैक क्लीयरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग फेस ऑफ द रनिंग रेल एंड द चेक रेल नियर द क्रॉसिंग बिटवीन द गेज फेस एंड द स्टॉक रेल और द टोंग रेल। तो ये जो डिस्टेंस होता है फ्लेंजबैक क्लीयरेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग फेस ऑफ द रनिंग रेल एंड द चेक रेल, चेक रेल और रेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये रेल और ये रेल, अगर चेक रेल दिया हुआ, चेक रेल इनर साइड में दिया जाता है पैरेलल टू स्टॉक रेल, ये चेक रेल हो गया पैरेलल में दिया जाता है। तो दोनों के जो डिस्टेंस हो गया रनिंग फेस का उसी को बोलते हैं फ्लेंजबैक क्लीयरेंस। तो ये जो होता है ऑलवेज छोटा होता है, मीन्स ऑलवेज लेस होता है किससे, हिल डाइवर्जेंस से। तो फ्लेंजबैक क्लीयरेंस जो है, फ्लेंजबैक क्लीयरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजॉइनिंग फेस ऑफ द रनिंग रेल एंड द चेक रेल। चेक रेल और ये चेक रेल इनर साइड में हो गया, इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, ये रनिंग रेल हो गया, ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस हो गया उसी को बोलते हैं फ्लेंजबैक क्लीयरेंस। तो फ्लेंजबैक डिस्टेंस हो गया ये बिटवीन द एडजॉइनिंग फेस ऑफ द रनिंग रेल एंड एक्सटर्नल रेल नियर द क्रॉसिंग, जहाँ पे क्रॉसिंग है वहाँ पर का ये किया जाता है, जो है ऑलवेज कम होता है किससे, हिल डाइवर्जेंस से। हिल डाइवर्जेंस से कम होता है। हिल डाइवर्जेंस कौन सा होता था, स्ट्रॉन्ग रेल और टंग रेल के जो बीच का डिस्टेंस हो गया उसी को बोलते हैं हिल डाइवर्जेंस। अगर हिल डाइवर्जेंस देखा जाए तो ये स्टॉक रेल हो गया था, ये टंग रेल हो गया था, ये दोनों के जो डिस्टेंस था इसी को बोलते हैं हिल डाइवर्जेंस। और अगर फ्लेंजबैक क्लीयरेंस देखा जाए तो ये रनिंग फेस का हो गया और इसका चेक रेल हो गया, ये दोनों के बीच का जो
डिस्टेंस हो गया, उसी को बोलते हैं फ्लेंज वे क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसका आंसर मेरा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिल डाइवर्जेंस। अब ये पूछ रहा है हिल डाइवर्जेंस ऑलवेज लेस देन द फ्लेंज वे क्लियरेंस, नहीं, हिल डाइवर्जेंस होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है फ्लेंज वे क्लियरेंस, दैट इज से इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मैकेनिकल डिवाइस used to ensure that route cannot be changed while the train is on the point even after putting back the signal। बोल रहा है विच ऑफ द, जो इसमें कौन सा डिवाइस जो है जो रूट को कैन नॉट चेंज करता है ट्रेन ऑन द पॉइंट इवन आफ्टर पुटिंग बैक द रेल, बिग अगर बैक सिग्नल भी मिल रहा है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉक वाल्व। इसको अगर लॉक कर दिया जाए तो वो बैक नहीं हो सकता, मीन्स कैन नॉट बी चेंज वाइल ट्रेन मूव, तो लॉक वाल्व इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेडल बार। टेडल बार कहाँ यूज़ किया जाता है, टेडल बार जो यूज़ किया जाता है, टेडल बार जो यूज़ किया जाता है इसको मेन यूज़ किया जाता है मॉनिटरिंग के पर्पज से यूज़ करते हैं टेडल बार को। और टेडल बार जो यूज़ होता है नियर द पैरेलल इनर साइड ऑफ द रेल, जो टेडल बार यूज़ होता है पैरेलल में यूज़ किया जाता है इनर साइड में, इनर साइड का जो पैरेलल हो गया इनर साइड में, टेडल बार मिडिल में नहीं होता है, इनर साइड में यूज़ किया जाता है। Tidal bar is provided near and parallel to inner side one of the rail, inner side में इसको प्रोवाइड किया जाता है टेडल बार को मॉनिटरिंग पर्पज से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पॉइंट लॉक। पॉइंट लॉक का जो पर्पस क्या होता है प्रोवाइड करने का, तो पॉइंट लॉक का जो पर्पस होता है प्रोवाइड करने का, वो स्विच करेक्टली है या नहीं है, स्विच जो प्रोवाइड किया जाएगा वो करेक्ट पे है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए ये किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट आर प्रोवाइडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए पॉइंट लॉक, पॉइंट लॉक जो प्रोवाइड किया जाता है टू इंश्योर दैट द स्विच इज करेक्टली सेट, स्विच करेक्टली सेट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं पॉइंट लॉक को, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर द वैगन और लोकोमोटिव टू एन पैरेलल ट्रैक विदाउट एनी नेसेसिटी एंड शंटिंग। वैगन एंड लोकोमोटिव मीन्स इंजन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर द वैगन एंड फॉर्म पैरेलल ट्रैक पे फॉर्म कर रहा है, तो उसको कौन सा इसमें यूज़ किया जाता है, तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल यूज़ किया जाता है किसके लिए, ट्रायंगल जो यूज़ किया जाता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं ट्रायंगल के। टर्न टेबल भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है। टर्न टेबल ये भी डायरेक्शन चेंज करते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा था वैगन एंड लोकोमोटिव का जो पैरेलल ट्रैक पे विदाउट नेसेसिटी ट्रांसफर करने के लिए पूछ रहा है टू ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करने के लिए अगर वैगन और लोकोमोटिव जो इंजन है उसको ट्रांसफर करने के लिए कौन सा इसमें डिवाइस यूज करते हैं, तो ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर्सर यूज करते हैं, इसको ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। ये दोनों यूज किया था ट्रायंगल एंड टर्न टेबल टू चेंज द डायरेक्शन चेंज करने के लिए किया था। मीन्स ये दोनों का जो यूज करते हैं, ये दोनों का यूज कर रहे हैं हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और इसको यूज करते हैं ट्रांसफर के पर्पज से, ट्रांसफर करने के लिए वैगन को। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन ट्रांसफर पूछ रहा था, ट्रांसफर के लिए ट्रांसवर्सर यूज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रायंगल। अभी हम लोग देखें ट्रायंगल का यूज क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंजन, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन। एक ट्रायंगल हो गया प्लस में टर्न टेबल हो गया, टर्न टेबल को भी यूज करते हैं उसी में। अगर ट्रायंगल प्लस टर्न टेबल दोनों को यूज करते हैं चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, तो इसका आंसर हो गया चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, ए ट्रायंगल प्लस टर्न टेबल। यहाँ पे एक और याद रखना है, टर्न टेबल पूछे तो दोनों का यूज करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ आर्म ऑफ द सेमाफोर सिग्नल। सेमाफोर सिग्नल कैसा सिग्नल होता है, सेमाफोर सिग्नल होता है, इसका जो हाइट पूछ रहा है कहाँ से, सेमाफोर सिग्नल अगर इस तरह से देखा जाए इसको सेमाफोर सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है वार्नर सिग्नल अगर इसमें ऐड किया जाए तो वार्नर सिग्नल इस तरह से बनता है, इसको वार्नर सिग्नल बोलते हैं। ये सेमाफोर सिग्नल हो गया, वार्नर सिग्नल हो गया, ये सेमाफोर सिग्नल हो गया, ये वार्नर सिग्नल हो गया। तो ये पूछ क्या रहा है, द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द आर्म ऑफ द सेमाफोर सिग्नल एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से एबव कितना रहता है,
इसका हाइट था, इसका जो हाइट होता है सीमाफोर सिग्नल का 7.5 मीटर होता है। सीमाफोर सिग्नल हम लोग याद रख सकते हैं, सिंपल इस तरह से रहता है फ्लैग टाइप का। ये ये हो गया सीमाफोर सिग्नल, ठीक है। द रिसेप्शन सिग्नल इज, रिसेप्शन सिग्नल कौन सा होता है, रिसेप्शन सिग्नल इज, रिसेप्शन सिग्नल जो होता है, रिसेप्शन सिग्नल जो होता है ये आउटर सिग्नल और होम सिग्नल का जो फॉर्म होता है, रिसेप्शन सिग्नल इज द करेक्ट, रिसेप्शन सिग्नल इज द, जो आउटर सिग्नल और होम सिग्नल इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ रिसेप्शन सिग्नल। जो आउटर सिग्नल है और होम सिग्नल है दोनों जो उसी का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, रिसेप्शन सिग्नल का। स्टार्टर अलग सिग्नल होता है, एडवांस स्टार्टर दोनों अलग है, तो मेरा ए और दो सही है, मीन्स एक और दो, एक मेरा रिसेप्शन जो हो गया आउटर और होम सिग्नल का एक अलग मॉडर्न फॉर्म है। येलो लाइट हैंड सिग्नल इंडिकेट, येलो लाइट जो है वो हैंड सिग्नल है। येलो लाइट हैंड सिग्नल क्या इंडिकेट करता है, सबसे पहले तो येलो लाइट है, दूसरा हैंड सिग्नल है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो प्रोसीड कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यूअसली येलो सिग्नल का होता है कंटिन्यूअस मूव करना, ठीक है, कंटिन्यूअस धीरे धीरे मूव करते रहना। तो अगर स्टॉप रहता, रेड रहता तो स्टॉप होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन रहता तो प्रोसीड होता। मीन्स स्टॉप किसके लिए होता है, अगर रेड है तो प्रोसीड किसके लिए होता है, जब ग्रीन है तो प्रोसीड कंटिन्यूअसली बोले तो येलो हैंड सिग्नल के लिए, तो येलो हो गया प्रोसीड कंटिन्यूअसली, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीमाफोर एंड वार्नर आर इंस्टॉल ऑन द सेम पोस्ट। अगर सीमाफोर और वार्नर जो होता है, अगर अभी हम लोग देखें ये सीमाफोर हो गया, और अगर वार्नर देखा जाए तो वार्नर जो होता है, अगर वार्नर का देखा जाए फिगर, तो इस तरह से जूम करके इसको हम दिखा रहे हैं, ये मेरा इस तरह से भी आकार का जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग वार्नर सिग्नल। ये वार्नर सिग्नल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सीमाफोर सिग्नल एंड वार्नर सिग्नल इंस्टॉल ऑन द सेम पोस्ट, दोनों अगर सेम पोस्ट पे है तो स्टॉप इंडिकेशन, स्टॉप कौन सा इंडिकेट कर रहा है, तो स्टॉप सिग्नल अगर इसमें इंडिकेट करते हैं, इसमें 3 फॉर्म होता है, तीनों का देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो अगर ये मेरा सीमाफोर सिग्नल हो गया और ये मेरा वार्नर सिग्नल हो गया, अगर दोनों प्लेन है, पहला केस बना। दूसरा केस में बना ये अगर मेरा हॉरिजेंटल है और ये मेरा इंक्लाइंड है। तीसरा केस क्या होगा, अगर दोनों इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइन है, मीन्स फर्स्ट केस में बोथ आर हॉरिजेंटल, सेकंड केस में फर्स्ट केस में दोनों हॉरिजेंटल है, सेकंड केस में ये है, जब दोनों हॉरिजेंटल रहे तो इसको स्टॉप बोलते हैं। अगर दोनों हॉरिजेंटल फॉर्म में है तो इसको स्टॉप बोलते हैं। अगर एक हॉरिजेंटल और एक इंक्लाइन है तो इसको प्रोसीड कंटिन्यूअसली बोलते हैं, प्रोसीड कंटिन्यूअसली विथ कॉशन। प्रोसीड कर, ये येलो लाइन का इंडिकेट कर रहा है, इसको कह सकते हैं प्रोसीड कंटिन्यूअसली। और अगर दोनों अगर इंक्लाइन है तो इसको बोलते हैं प्रोसीड, में इसको ग्रीन इंडिकेट कर सकते हैं, इसको ग्रीन, इसको येलो और इसको रेड। तो अगर दोनों अगर इंक्लाइन है तो क्या बोलेंगे, इसको कंटिन्यूअसली मूव करने, मीन्स प्रोसीड कंटिन्यूअसली, या इसको ग्रीन से इंडिकेट कर सकते हैं, प्रोसीड कंटिन्यूअसली या ग्रीन से। अगर एक इंक्लाइन है और एक हॉरिजेंटल है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसीड कंटिन्यूअसली, या येलो लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं, येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया। अगर दोनों हॉरिजेंटल है तो स्टॉप। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीमाफोर सिग्नल एंड वार्नर सिग्नल इंस्टॉल द सेम पोस्ट इन द स्टॉप। और स्टॉप इंडिकेट करने के लिए क्या था, स्टॉप के लिए दोनों हॉरिजेंटल होना चाहिए, मीन्स ये होगा, और सीमाफोर सिग्नल हो गया, ये वार्नर सिग्नल हो गया। और दोनों अगर इस तरह से फॉर्म में रहे तो हमको क्या बोल सकते हैं, स्टॉप का इंडिकेट कर रहा है। तो बोथ आर्म आर हॉरिजेंटल, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बोथ आर्म हॉरिजेंटल हो गया, तो स्टॉप के लिए हो गया। सीमाफोर आर्म लोअर बट वार्मर आर हॉरिजेंटल, सीमाफोर आर लोअर बट वार्मर आर हॉरिजेंटल, ऐसा नहीं है, बोथ सीमाफोर एंड वार्मर आर लोअर, मतलब दोनों अगर इंक्लाइन में से दोनों लोअर की ओर है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रीन बोल सकते हैं या प्रोसीड बोल सकते हैं। इसको प्रोसीड मीन्स आगे की ओर बढ़ने के लिए इंडिकेशन दे रहा है, मीन्स बोथ आर्म, और ये हो गया
येलो लाइन को इंडिकेट करते हैं। दैट मीन्स एक इंक्लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल, या एक लोअर है एक अपर है, एक लोअर है एक हॉरिजॉन्टल है, तो इसको बोल सकते हैं येलो का इंडिकेट करते हैं। प्रोसीड कंटिन्यूसली विथ कॉशन। तो इसका मेन स्टॉप के लिए था, तो स्टॉप के लिए हॉरिजॉन्टल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द शंटिंग सिग्नल इफ द रेड बैंड इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री। शंटिंग सिग्नल कैसा होता है, सर्किल फॉर्म में रहता है इस तरह से। इसमें दो फॉर्म रहता है, पहला अगर ये है इस तरह से ओरिजेंटल फॉर्म में, इसका बैंड पूछ रहा है रेड बैंड, और एक पूछ रहा है इंक्लाइन पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, शंटिंग सिग्नल, ये होता है शंटिंग सिग्नल। इट इज़ द रेड बैंड इज इंक्लाइन 45 डिग्री। रेड बैंड इंक्लाइन 45 डिग्री मीन्स ये केस पूरा 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा था, 45 डिग्री पे इंक्लेट करता है तो प्रोसीड बोलता है, प्रोसीड करने बोल रहा है। मीन्स इंक्लाइन कर रहा 40 पे, तो ये सिग्नल हो गया। और अगर हॉरिजॉन्टल पे रेड बैंड है तो इसको स्टॉप बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्टॉप, इंक्लाइन है तो प्रोसीड। तो इंक्लाइन में प्रोसीड हो जाएगा, तो प्रोसीड मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। ये शंटिंग सिग्नल का, शंटिंग सिग्नल का अगर पूछेगा तो इस तरह से है। अगर ये हो गया तो स्टॉप हो गया हॉरिजॉन्टल में, अगर इंक्लाइन है तो प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे 45 था, 45 सेकंड वाला हो गया तो प्रोसीड करेगा, दैट इज 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 94 नंबर मैचिंग का। मैचिंग में क्या बोल रहा है, तो वायर क्ला, जिम क्रो, बेटर, मैलेट, चारों को इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। कौन कौन किस किस में यूज होता है, टू क्लीन द ब्लास्ट। वायर क्ला का जो यूज होता है किस में यूज होता है, वायर क्ला का जो यूज हो रहा है क्लीन द ब्लास्ट। वायर क्ला का यूज किसके लिए होता है, क्लीन करने के लिए। यहाँ से यूज करते हैं, क्ला का यूज को होता है वो क्लीन करने के लिए होता है। तो ए का एक सही हो गया। जिम क्रो, क्रो का जो यूज हो रहा है, जिम क्रो का जो यूज हो रहा है, क्रो का जो यूज हो रहा है वो बेंड द रेल। जो क्रो का यूज होता है टू बेंड द रेल, बी का क्रो बेंड करने के लिए यूज होता है, दैट इज बी। बेटर, बेटर का यूज कहाँ होता है, पैक करने के लिए। बेटर यूज कहाँ करता है, पैक करने के लिए। यहाँ से कह सकते हैं कि ए का क्लॉक, क्लॉक यूज होता है ब्लास्ट को क्लीन करने के लिए, ए का एक। बेटर को पैक करने के लिए, सी का दो। जिम क्रो, जिम क्रो का यूज करते हैं बेंड करने के लिए, रेल को बेंड करने के लिए क्रो का यूज करते हैं। क्रो का यूज करते हैं कहाँ, बेंड करने के लिए। तो ए का एक, बी का 3, सी का 2। ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन मिलाते हैं क्या है, ए का एक 2 में दिया हुआ है, इसमें भी इसमें दिया हुआ है। बी का क्या था, जिम क्रो, जिम क्रो का यूज कहाँ करते हैं, रेल को बेंड करने के लिए। बी का 3 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बेटर, बेटर को कहाँ यूज करते हैं, पैक करने के लिए, दैट इज सी, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पर्पस ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, द नंबर ऑफ टर्न आउट इक्विवेलेंट टू वन ट्रैक किलोमीटर आर। वन ट्रैक में नंबर ऑफ जो टर्न आउट है वो कितना यूज किया जाता है, तो वन ट्रैक में 10 यूज किया जाता है। वन ट्रैक के लिए 10 यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए ट्रेन इज हॉल्ड बाई 482 लोकोमोटिव, द नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील इन द लोकोमोटिव। अगर 48 फॉर्म में दिया हुआ, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, जो बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ड्राइविंग व्हील, ठीक है, इसको ड्राइविंग व्हील बोलते हैं। और जो फर्स्ट आगे का जो पार्ट है, आगे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रंट आइडल व्हील, इसको बोलते हैं फ्रंट, आगे है मतलब फ्रंट और आइडल व्हील बोलते हैं, ठीक है। पीछे का जो होता है उसको बोलते हैं आफ्टर आइडल व्हील, इसको बोलते हैं आफ्टर आइडल व्हील। तो तीनों हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, जो हो गया फ्रंट आइडल व्हील, फ्रंट आइडल व्हील, बीच का जो हो गया उसको बोलते हैं ड्राइविंग व्हील, इसको ड्राइविंग व्हील बोलते हैं। बीच वाला को मेन इंपॉर्टेंट बीच का ही होता है, जो 8 दिया हुआ है। तो यही पूछ रहा है इसमें ड्राइविंग व्हील इसमें कौन सा है। तो ट्रेन इज हॉल्ड इस दिया हुआ है, लोकोमोटिव नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील कितना हो गया 8, दैट इज 8 हो गया इसका ड्राइविंग व्हील। अगर ये पूछ रहा 4 क्या होता है इसमें, तो फ्रंट आइडल व्हील हो सकता था, 4 हो गया फ्रंट आइडल व्हील, 8 हो गया ड्राइविंग व्हील। तो 8 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू इंश्योर एग्जैक्ट गेज, द गेज टाइप प्लेट आर प्रोवाइडेड एट। तो गेज टाइप प्लेट है कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो एग्जैक्ट गेज निकालने के लिए तो कहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, टॉप पे भी और नोज पे भी, दैट इज ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्लाइड चेयर आर प्रोवाइड अंडर टैंक रेल टू अलाउ लैटरल मूवमेंट। तो स्लाइड चेयर जो है आर प्रोवाइड टू अंडर टंग रेल टू अलाउ लैटरल मूवमेंट। हाँ, लैटरल मूवमेंट को अलाउ करने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, ये सही है।
स्ट्रेचल बार आर प्रोवाइड टू मेंटेन द टू टैंग रेल। हाँ, अभी पहले भी क्वेश्चन आता है स्ट्रेचल बार कहाँ है, तो टोंग रेल को मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए स्ट्रेचर बार जो यूज किया जाता है, टैंग रेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए टैंग रेल का स्ट्रेचर बार का यूज करते हैं। टैंग रेल के बीच का डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेचर बार का यूज करते हैं। ये सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या करा, तो ग्रेड ऑफ चेयर आर प्रोवाइडेड बिहाइंड द हील ऑफ द स्विच टू गिव द रैम्प टू टोंग रेल। रैम्प को गिव कर देने के लिए टोंग रेल में ग्रेड ऑफ करते हैं। दैट इज, ये भी सही है। मिस 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। अब स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, दैट इज डे इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ऑन ए सिंगल रेल ट्रैक गुड्स, थोड़ा सा और जूम कर दें, ऑन ए सिंगल रेल ट्रैक है गुड्स ट्रेन लोडेड विथ हैवी आयरन मटेरियल रन स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन इम्पेटिव वैगन रन फ्रॉम बी टू। अगर मान लीजिए ये ट्रैक दिया हुआ अभी सिंगल रेन है, हम लोग अभी देखे थे क्या कि सिंगल रेन में अप और डाउन दोनों एक ही ट्रैक पे होता है, मीन्स इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। मान लीजिए ई ए है, ई बी है, तो यही बोल रहा है कि एक दिया हुआ ट्रैक दिया हुआ है ए और बी, मान लिया जाओ सिंगल लेन है, तो बोल रहा है मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, तो ए और बी से जो ए और बी की ओर जो जा रहा है वो लोडेड जा रहा है, ठीक है, और बी से ए की ओर जो रहा है वो इम्पिटी आ रहा है, मीन्स खाली आ रहा है। तो बोल रहा है कि व्हेन देन इम्पेटी वैगन बी देन द अमाउंट ऑफ क्रीप, तो क्रीप होगा वो ज़्यादा किस में होगा, तो जिधर से लोडेड जाएगा जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में तो ज़्यादा क्रीप होगा ना, मीन्स ए टू बी क्रीप ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर से मेरा लोडेड जा रहा है, मीन्स ए से बी की ओर लोडेड जा रहा है, इधर से खाली आ रहा है, तो क्रीप कम होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्रीप जो ज़्यादा होगा मेरा, जो लोडेड किस तरह से जा रहा है मटेरियल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर जो जा रहा है वो लोडेड जा रहा है, तो बिल मोर देन डायरेक्शन ऑफ बिल द अमाउंट ऑफ क्रीप इन द रेल बिल मोर इन द डायरेक्शन बी टू ए, बी से ए में मोर होगा नहीं, बी से ए में कम होगा, बिल मोर इन द डायरेक्शन ए टू बी, हाँ ए से बी में मोर होगा, दैट इज बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर लाइंग द रेलवे ट्रैक को लाइन करने के लिए रिक्वायर द रेल, कुछ इसमें ज़रूरत पड़ता है। रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए हम लोग को किस की ज़रूरत पड़ता है, तो रेलवे को ट्रैक बिछाने के लिए फॉर लाइंग द रेलवे ट्रैक द मटेरियल रिक्वायर्ड, रेल यूज होता है, फिश प्लेट यूज होता है, फिश बोल्ट यूज होता है, बेरिंग प्लेट यूज होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन और है, रिक्वायर रेल यूज होता है, फिश प्लेट यूज होता है, फिश बोल्ट यूज होता है, बेरिंग प्लेट होता है, द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर ऑफ ब्रॉड गेज। अब ये पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए हम बीजी है, 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए, सॉरी रोड नहीं रेलवे ट्रैक, 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए, 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए हम लोग ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है इसका मटेरियल कितना होगा वो पूछ रहा। तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले रेल कैसे निकालते हैं, रेल जो होता है बीजी ट्रैक, तो बीजी ट्रैक का जो बीजी ट्रैक होता है, एक रेल का जो लेंथ होता है वो 13 मीटर होता है, एक रेल का लेंथ होता है 13 मीटर होता है। तो हम लोग पूछ रहा है, कह सकते हैं कि 13 मीटर में एक रेल, नंबर ऑफ रेल निकालना, तो 1 किलोमीटर में कितना रेल होगा, 1 किलोमीटर रेल बिछाना तो कितना होगा, तो 1 किलोमीटर में अगर 13 मीटर में एक रेल होता है तो एक में कितना होगा, 1 मतलब 13, तो 1000 मीटर में कितना होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1000 बटा 13 ये हो गया एक रेल का, ठीक है। लेकिन रेलवे ट्रैक में क्या होता है, रेलवे ट्रैक में 2 गो बिछता है, 2 ट्रैक होता है, एक इधर 2 लाइन रहता तब तो ट्रेन चलेगी ना। तो एक लेंथ का हम लोग निकाल लिए, 1000 डिवाइड बाई 13, तो इसमें 2 ट्रैक है तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो रेल हो गया, रेल कितना हो गया, 2 × 1000 बाई 13। तो यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल रेल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेल कितना हो जाएगा वो। तो यहाँ से नंबर ऑफ रेल कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो मेरा आ रहा है लगभग 154 आ रहा है, मीन्स 154 रेल निकाला जाए तो सिंपल सा इसमें अगर देखा जाए 1 किलोमीटर के निकालना है तो 2 × 1000 डिवाइड बाई 13, इसको सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करने के बाद मेरा आ रहा है 154 आ रहा है। अब पूछ रहा है फिशिंग प्लेट कितना होता है, अब कितना फिशिंग प्लेट होगा, तो जितना मेरा नंबर ऑफ रेल आया
उसका दोगुना करेंगे तो एक प्लेट, दो प्लेट को जोड़ने के लिए, मीन्स दो रेल को जोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ता है फिशिंग प्लेट का, तो इसका दोगुना पड़ेगा। तो 2 इंटू 154 दैट इज़ 308। ठीक है। फिशिंग बोल्ट कितना होता है? फिशिंग बोल्ट होता है 4 टाइम्स नंबर ऑफ रेल। फिशिंग बोल्ट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स नंबर ऑफ बोल्ट। तो 154 का 4 टाइम्स कर देंगे तो इससे निकल जाएगा। तो ऑप्शन मिला करके देखते हैं इसमें कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन देखें हम लोग, नंबर ऑफ रेल 154 आ रहा था, बी फिशिंग बोल्ट कितना आ रहा था? 2 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ रेल दैट इज 308, ये भी सही है। तो दो ऑप्शन में चला। तीसरा था फिशिंग बोल्ट। फिशिंग बोल्ट जो होगा, फिशिंग बोल्ट 4 टाइम्स होता है नंबर ऑफ रेल का। 4 टाइम्स हो गया तो 4 टाइम्स करेंगे तो 616 आ रहा, दैट इज सी। यहाँ से देखा जाए तो मेरा 54, 308 एंड 616 दैट इज बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बेसिक यही था। सबसे पहले हम लोग रेल निकालते हैं। रेल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं अगर बीजी में है तो बीजी में क्या जानते हैं? तो बीजी में जो एक रेल होता है 13 मीटर में एक रेल प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स एक रेल लेंथ का जो, एक रेल का जो लेंथ होता है वो 13 मीटर होता है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि 13 मीटर में जब एक रेल प्रोवाइड करते हैं तो 1000 में कितना प्रोवाइड करेंगे? मीन्स 1 किलोमीटर में कितना प्रोवाइड करेंगे? तो 1000 डिवाइड बाई, यहीं से हम लोग निकाले 1000 डिवाइड बाई 13। तो हमें अगर एक रेल का निकल गया तो पैरेलल जब भी बिछता है तो 2 ट्रैक बिछता है, तो इसका दोगुना कर देंगे तो नंबर ऑफ रेल निकल जाएगा। ये बेसिक था, यहाँ से बेसिक से निकाल सकते हैं, दैट इज 154, 308, 1 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिप्रेजेंट गुड यार्ड, ग्रेविटेशनल यार्ड, हम्प यार्ड एंड लोको यार्ड। यार्ड होता है अलग अलग टाइप का यार्ड होता है, स्टेशन पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जैसे गुड्स यार्ड, जहाँ पे गुड्स वैगन को यूज करने के लिए गुड्स यार्ड का यूज़ किया जाता है। जो गुड्स यार्ड जो यूज़ किया जाता है वो लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, लोडिंग गुड्स, ये जो गुड्स का जो लोडिंग है अनलोडिंग है किसके लिए? गुड्स के लिए, गुड्स के यूज़ किया जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और हम्प यार्ड, इसका तो ये जो हम्प टाइप का दिया हुआ तो ये हम्प यार्ड हो जाएगा। लोकोमोटिव यार्ड क्या होता है? लोकोमोटिव यार्ड लोकोमोटिव चेंज जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, लोकोमोटिव के लिए। तो गुड्स यार्ड फॉर लोडिंग अनलोडिंग फॉर गुड के लिए, ये हो जाएगा। लेकिन ये फिगर जो दिया हुआ है हम्प यार्ड को इंडिकेट कर रहा है, हम्प को इंडिकेट कर रहा है। एक बार जो बढ़ रहा है उसको हम्प यार्ड बोलते हैं। डायरेक्ट इंटरचेंज कर रहा है, मीन्स डायरेक्ट इंक्रीज कर रहा है, उसको हम्प यार्ड कर रहा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लास्ट मटेरियल आर करेक्ट? ब्लास्ट मटेरियल के रिगार्डिंग कौन सा सही है? तो ब्रिक ब्लास्ट हैज पुअर ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ब्रिज का जो ब्लास्ट है, जो ब्रिक का जो ब्लास्ट है उसका प्रॉपर्टीज, जो ब्रिक का जो ब्लास्ट है उसका ड्रेनेज प्रॉपर्टीज खराब होता है। नहीं, ब्रिक में तो और ज़्यादा होता, मीन्स लार्ज होता, मीन्स एक गलत है। जो पुअर नहीं होगा इसका बेस्ट होगा। सबसे बेस्ट जो ड्रेनेज क्वालिटी होता है, ड्रेनेज खास करके ड्रेनेज के लिए, और ब्रिक का सबसे बेस्ट होता है, दैट इज ए गलत है। कोल आश इज नॉट यूज्ड इन द ब्लास्ट विथ स्टीप और कास्ट आयरन स्लीपर। जो कास्ट आयरन स्लीपर के साथ है, the coal ash is not used in the blast with steel and cast iron के साथ coal ash तो नहीं प्रोवाइड करता, तो ये भी सही है। ग्रेवल ब्लास्ट गिव्स बेटर परफॉर्मेंस फॉर सॉफ्ट फॉर्मेशन। जो ग्रेवल होता है सबसे बेस्ट माना होता है सॉफ्ट परफॉर्मेंस के लिए, ये सही है। सैंड ब्लास्ट कॉज एक्सेसिव बियर ऑन टॉप रेल। हाँ, सैंड ब्लास्ट अगर यूज करेंगे सैंड ब्लास्ट को, जो टॉप रेल है उस पर बियर प्रोवाइड कर देगा, ये भी सही है। मीन्स 2, 3, 4 सही है और एक गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है, जो कोड बिलो 2, 3, 4, एक गलत है, 2, 3, 4 सही, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेट टू द प्रिकॉशन थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन द क्रीप। क्रीप निकालने के लिए 3 थ्योरी यूज होता है। पहला थ्योरी जो होता है वो होता है वेव थ्योरी। क्रीप निकालने के लिए 3 थ्योरी यूज किया जाता है। एक होता है वेव थ्योरी, दूसरा होता है ड्रैग थ्योरी, तीसरा होता है प्रिकॉशन थ्योरी। तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। इसमें डिफिनेशन देखते हैं। पुशिंग द रेल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग एंड स्लोइंग। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कर रहा है, ये होता है ड्रैग थ्योरी का है डिफिनेशन। इम्पैक्ट ऑफ व्हील एट द रेल एट द एंड ऑफ जॉइंट। इम्पैक्ट ऑफ व्हील एट द रेल एंड अहेड एट द जॉइंट। इम्पैक्ट जो करेगा किसी व्हील का और अहेड के लिए, इम्पैक्ट ऑफ व्हील
एट द रेल एंड अहेड द ज्वाइंट के अहेड में अगर जो इम्पैक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रिकॉशन थ्योरी दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर। पुशिंग द रेल ऑफ द ट्रैक ड्यू टू थ्रस्ट और ड्राइविंग व्हील। फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल, अगर ये रिवर्स कर्व को फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल रिवर्स कर्व, ये हो गया वेव थ्योरी। ये याद रखना, जो फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल कर्व या रिवर्स कर्व, फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल रिवर्स कर्व दैट इज वेव थ्योरी। पुशिंग द रेल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करेगा तो ड्रैग थ्योरी, ये हो गया वेव थ्योरी, ये हो गया ड्रैग थ्योरी। और इम्पैक्ट द जेड इम्पैक्ट करेगा तो हो गया प्रिकेशन थ्योरी। तीनों याद रखना, ये हो गया ड्रैग थ्योरी, ये हो गया प्रिकेशन थ्योरी और ये हो गया वर्टिकल कर्व में अगर रिवर्स कर्व है तो ये हो गया मेरा वेव थ्योरी। तीनों थ्योरी हो गया ड्रैग थ्योरी, प्रिकेशन थ्योरी एंड वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में वर्टिकल कर्व रिवर्स कर्व फॉर्मेशन होता है, इम्पैक्ट ऑफ जेड में अगर करा जाएगा तो प्रिकेशन थ्योरी। और पुशिंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थ्रस्ट के वजह से जो हो रहा है वो हो रहा है, बैकवर्ड थ्रस्ट के वजह से जो हो रहा है वो ड्रैग थ्योरी हो रहा है। तो इस तरह से मेरा जो आंसर हो जाएगा, प्रिकेशन के लिए पूछ रहा था तो इम्पैक्ट ऑफ व्हील दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 104 नंबर, द मेटल स्लीपर आर सुपीरियर टू वुडन स्लीपर विथ रिस्पेक्ट टू। मेटल स्लीपर जो होता है किस रिस्पेक्ट में वुडन स्लीपर से बेस्ट होता है? तो जो बेस्ट होता है वो लाइफ के पर्पस में। अगर इसका जो लाइफ होता है मेटल स्लीपर का वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू वुडन स्लीपर, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेल फेल्यूर इज कॉल्ड बाय लूज फिश बोल्ट एट द एक्सपेंशन जॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेल फेल्यूर्स इज कॉल्ड बाय लूज फिश बोल्ट एट द एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट पे कौन सा फेल करता है लूज फिश बोल्ट के कारण? तो इसमें जो क्रैश हेड जो है, लूज फिश बोल्ट का क्रैश हेड जो है उसके वजह से ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फॉर 8 डिग्री कर्व ट्रैक डाइवर्जिंग फ्रॉम मेन कर्व 5 डिग्री ऑन द अपोजिट डायरेक्शन इन द layout from the bread gauge yard, the can to be provided for the branch track for maximum speed 45 kmph on the main line and जी दिया हुआ है बीजी के लिए। तो पूछ क्या रहा है इसमें, ब्रांच ट्रैक के लिए कैन एफिशिएंसी का वैल्यू पूछ रहा है। ब्रांच ट्रैक के लिए कैन एफिशिएंसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैन एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या ज़रूरत पड़ता है, ई का ज़रूरत पड़ता है, मीन्स ई कैन का ज़रूरत पड़ता है। तो ई का वैल्यू कितना होता है, जी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर। ठीक है, तो आर नहीं है इसमें। आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप पहले मेन ट्रैक का निकालते हैं, आर फॉर मेन ट्रैक कितना दिया, आर फॉर ड्राइविंग फ्रॉम द मेन कैनाल मेन कर्व ऑफ 5 डिग्री, मेन कर्व 5 डिग्री है तो आर निकालते हैं। आर बराबर क्या होता है, आर का वैल्यू निकालते हैं तो 1719 डिवाइड बाई डिग्री कितना 5 डिग्री है, तो निकाल रहे हैं यहाँ से, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है 344 आ रहा है मीटर में। सबसे पहले हम लोग आर निकालते हैं। आर निकालने के लिए क्या फार्मूला था, 719 डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू अगर मेन के लिए निकालते हैं, आर फॉर मेन के लिए निकालते हैं, मेन ट्रैक के लिए तो 5 डिग्री है तो 5 निकालेंगे यहाँ, तो सोल्व करेंगे तो 344 मीटर। अब यहाँ से हम ई निकालते हैं। ई निकालने के लिए क्या जानते हैं, इज इक्वल टू जी भी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद क्या रहा, ई का वैल्यू, जी का वैल्यू दिया हुआ मेरा 1.676, भी दिया हुआ मेरा 45, तो 45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू और आर कितना आ गया मेरा 344। यहाँ से ई का जो वैल्यू मेरा आ गया, ई का वैल्यू जो आ रहा है मेरा, ई का वैल्यू आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो ई का जो वैल्यू आ रहा है मीन्स कैंट का जो वैल्यू आ रहा है, कैंट का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 77.685 सेंटीमीटर। ठीक है, ई का जो वैल्यू मेरा आ गया, ई का जो वैल्यू आ गया मेरा 7.7865 सेंटीमीटर। ठीक है, ई का वैल्यू। लेकिन जो पूछ रहा है इसमें ई का वैल्यू आ गया और परमिसिबल कैंट एफिशिएंसी दिया हुआ है। परमिसिबल कैंट कितना है क्वेश्चन में देखो दिया हुआ, परमिसिबल कैंट एफिशिएंसी फॉर मेन लाइन के लिए परमिसिबल कैंट कितना है 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ। और मेरा ई का वैल्यू कितना आ गया 7.7685, ये कैंट का वैल्यू आया था ई का, और कैंट एफिशिएंसी दिया हुआ है 7.6
तो जो मेरा कैंट परमिसिबल कैंट दिया हुआ है 7.6, तो कैंट डिफिशियंसी कितना हो जाएगा मेन कैनाल के लिए, कैंट डिफिशियंसी फॉर मेन ट्रैक के लिए देखा जाए तो 7.7685 माइनस 7.6 कैंट फॉर मेन कैनाल मेन ट्रैक के लिए होगा, मेन ट्रैक के लिए तो आ रहा है मेरा 7.6 करेंगे तो 0.1685 सेंटीमीटर, 0.685 जो मेरा कैंट डिफिशियंसी आया फॉर मेन ट्रैक के लिए जो आया कैंट डिफिशियंसी वो 0.168 सेंटीमीटर आ गया मेन ट्रैक के लिए। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है मेन ट्रैक के लिए अपोजिट डायरेक्शन में है और ब्रांच के लिए पूछ रहा है, ब्रांच ट्रैक के कैंट डिफिशियंसी कितना होगा। तो ब्रांच के लिए इसका अपोजिट साइन का हो जाता है। तो अगर मेरा कैंट मेन का जो कैंट डिफिशियंसी आया 0.168 आया 865 आया, तो इसका जो ब्रांच के लिए हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस 0.1685 मीन्स ब्रांच के लिए अगर पूछ रहा है, ब्रांच के लिए जो पूछ रहा है तो ब्रांच के लिए मेरा कितना हो जाएगा माइनस 0.1685 ब्रांच के लिए माइनस में, और मेन के लिए ये मेरा हो जाएगा मेन के लिए, मेन ट्रैक के लिए, और माइनस में करेंगे तो ब्रांच के लिए, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम रिजल्ट इन, जो ऑटोमेटिक सिग्नल है उसका रिजल्ट पूछ रहा क्या होगा। तो ऑटोमेटिक सिग्नल दिया हुआ है सिस्टम रिजल्ट इन, तो ऑटोमेटिक सिग्नल में ग्रेटर रिस्क होता है, ऑटोमेटिक सिग्नल में रिस्क ज़्यादा होता है क्या, तो ऐसा तो नहीं ऑटोमेटिक सिग्नल डालेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक सिग्नल में रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सिग्नल में रिस्क ज़्यादा नहीं, हायर इफिशिएंसी, हाँ ऑटोमेटिक सिग्नल में इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। अवॉइड ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को, अवॉइडेंस ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, हाँ ब्लॉक कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को, दैट इज ये भी सही है। हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट हायर होता है, ऐसा नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई नहीं होता, मीन्स 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है मेरा, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियर ऑफ रेल इज मैक्सिमम, वियर ऑफ रेल कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो वियर ऑफ रेल जो मैक्सिमम होगा कर्व पे होता है, वियर ऑफ रेल, वियर जो होता है जो मैक्सिमम कहाँ पे होगा वो कर्व पे होगा, दैट मीन्स शार्प कर्व, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एक्सल लोड इंक्लूडिंग वेट ऑफ द व्हील एंड एक्सेल नॉट मोर देन 5% ऑपरेटिंग ओरिजिनल कॉस्ट फॉर इतना गेज रेल फॉर ब्रॉड गेज, पूरा एक्सल लोड का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। और दिया हुआ इसमें क्या, इंक्लूडिंग वेट ऑफ व्हील एंड एक्सेल दिया हुआ है 44.5 kg रेल सेक्शन फॉर ब्रॉड गेज। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं इंडिया में जो यूज होता है, वेट ऑफ रेल एक रेशियो होता है, वेट ऑफ रेल डिवाइड बाई वेट ऑफ एक्सेल लोड, वेट ऑफ रेल बटा लोकोमोटिव एक्सेल लोड का जो रेशियो होता है 1:510 होता है, ठीक है। इंडिया के लिए स्पेशली है, ये कोड में दिया हुआ, इंडिया के लिए स्पेशली जो यूज होता है इंडियन रेलवे में, वो वेट ऑफ रेल डिवाइड बाई एक्सेल लोड का रेशियो होता है 1:510 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेल लोड का वैल्यू निकालेंगे, एक्सेल लोड का जो वैल्यू निकलेगा वो वेट दिया हुआ है रेल वेट दिया हुआ है 44.5, जो रेशियो हमको याद रखना है, वेट ऑफ रेल डिवाइड बाई एक्सेल लोड का जो रेशियो होता है 1:510 होता है, ठीक है। वेट ऑफ रेल दिया हुआ कितना 44.5 kg पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ, तो एक्सेल लोड निकालना, तो एक्सेल लोड कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सेल लोड कितना हो जाएगा, एक्सेल लोड इज इक्वल टू 44.5 kg पर मीटर इंटू 510, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा केजी में। तो इसको सोल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है, वो एक्सेल लोड का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 22,695 kg, इसको टन में करेंगे तो 2.2
22.69 टन आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2223, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर। सिंपल इसमें यही याद रखना था, जो वेट ऑफ रेल डिवाइड बाई एक्सेल लोड का जो रेशियो होता है फॉर इंडिया के लिए वो 1:510 यूज हो रहा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसी पे इस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, इसे निकालना है, यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट वार्नर सिग्नल। अभी हम लोग देखे थे वार्नर सिग्नल कौन सा सिग्नल था, वार्नर सिग्नल के लिए देखे थे इस तरह से था, ये भी शेप बनता है इनर साइड इस तरह से, ये जो हो गया ये मेरा वार्नर सिग्नल हो गया। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन देखते हैं, वार्नर सिग्नल ही पूछ रहा है, वार्नर सिग्नल पूछ रहा है कौन सा होगा, तो वार्नर सिग्नल तो यही दिख रहा है, दैट इज बी मेरा वार्नर सिग्नल हो गया। और ये मेरा हो गया सीमाफोर सिग्नल, सीमाफोर सिग्नल ये हो गया वार्नर सिग्नल, ये वार्नर सिग्नल, ये सीमाफोर सिग्नल, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया 110 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द ग्रेड कॉम्पनसेशन फॉर 4 डिग्री कर्व ऑन द ब्रॉड गेज। ग्रेड कॉम्पनसेशन कितना होता है ब्रॉड गेज के लिए, तो हम लोग देखते थे ब्रॉड गेज के लिए ग्रेड कॉम्पनसेशन होता है 0.04% ऑफ डी होता है। किसके लिए, किसके लिए होता है, ये ब्रॉड गेज के लिए होता है। अगर इसी को हम लोग बीजी के लिए होगा, अगर एमजी के लिए निकालेंगे तो 0.03% हो जाएगा, और नैरो के लिए 0.02% होगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, 4 डिग्री दिया हुआ कर्व और बीजी के लिए पूछ रहा है, तो 0.04% इंटू 4 बोले तो 16 हो जाएगा, 0.16% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0.16, ये हो गया बीजी के लिए। अगर यहीं पे 4 डिग्री के लिए निकाले तो एनजी के लिए कितना, एमजी के लिए कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा चरतिया, तो ये एमजी के लिए हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मेरा हो जाएगा एनजी के लिए, दैट इज ये एनजी के लिए हो गया। ब्रॉड गेज के लिए 0.16%, एमजी के लिए 1.12% एंड एनजी के लिए 0.08%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज बी। सिंपल याद रखना, 0.04%, 0.03%, 0.02%, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर करेक्ट, मतलब मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में क्या कर रहा है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो हिल डिस्टेंस बिटवीन एडजॉइनिंग फेस ऑफ रनिंग रेल एंड चेक रेल, रनिंग रेल और चेक रेल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेंजवे क्लियरेंस, इसको क्या बोलते हैं फ्लेंजवे क्लियरेंस, दैट इज ये सही हो गया। डिस्टेंस थ्रू बीच द टोंग रेल मूव्स लैटरली मूव कर रहा है एट द टॉप ऑफ स्विच, टॉप ऑफ स्विच पे जो लैटरली मूव करता है उसको थ्रो ऑफ स्विच बोलते हैं, थ्रो ऑफ स्विच बोलते हैं, दैट इज थ्रो ऑफ स्विच। डिस्टेंस बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टोंग रेल, जो स्टॉक फेस ये स्टॉक रेल था, ये टंग रेल था, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसको हिल डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो यही बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द टोंग रेल एट द हिल पे जो होगा वो कितना होगा, तो इसको हिल डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द गेज फेस एंड स्टॉक रेल, इसको एंगल ऑफ स्विच बोलते हैं या स्विच एंगल बोलते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, पूछ क्या रहा था, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर करेक्टली मैच, इसमें करेक्टली कौन सा मैच है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखें फ्लेंजवे डिस्टेंस ये सही मैच था, एंगल बिटवीन द गेज फेस ये सही मैच था, ये उल्टा है, ये इसका था ये इसका था, हिल डाइवर्जेंस। तो इस तरह से देखा जाए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, एक सही है और 4 सही है। तो 1 और 4 सही देख लेते हैं किसमें है, 1 और 4 सही मेरा ए में है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैचिंग का ही है। सोवेल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, सोवेल, क्रोबार, रेल बार, क्लाव बार। क्रोबार तो हम लोग देखे थे, क्रोबार जो होता है वो बेंड करने के लिए यूज होता है, क्लाव बार जो यूज होता है ब्लास्ट को हटाने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सोवेल किस में यूज करते हैं, सोवेल टू हैंडल द ब्लास्ट, सोवेल की यूज करते हैं हैंडल द ब्लास्ट टू हैंडल करने के लिए क्रोबार जो यूज किया जाता है, क्रोबार क्या होता है अलाइनमेंट को या क्रो जो होता है बेंड करने या करेक्ट करने के लिए, जो ट्रैक है उसको करेक्ट करने की, हम लोग पीछे भी देखते हैं वो बेंड करने के लिए या करेक्ट करने के लिए ट्रैक को। तो बी का जो हो गया टू करेक्ट द ट्रैक अलाइनमेंट, दैट इज बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4 दिया हुआ है, ए का 4 दिया हुआ है, बी का 3 दिया हुआ है। रेल टंग कहाँ यूज किया होता है, रेल टंग जो होता है टू लिफ्ट द रेल का जो टंग होता है उसको रेल लिफ्ट करने के लिए रेल का, दैट इज सी का 1 ऑप्शन देख लेते हैं, सी का 1
सी का 1 और ए का 4 आया था, दैट इज ये सही, मेरा सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रेन इज हॉल्ड बाई, ये दिया हुआ है 282 लोकोमोटिव विथ 22.5 टन एंड वन इच ड्राइविंग एक्सेल एज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ रेल फ्रिक्शन टू बी 2.25 बट वुड बी द हॉलिंग कैपेसिटी। हॉलिंग कैपेसिटी कितना होगा? हॉलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, हॉलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हॉलिंग कैपेसिटी का होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील, नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ये याद रखना, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील। ड्राइविंग व्हील कौन सा होता है? जो बीच का होता है उसको ड्राइविंग व्हील बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील इनटू एक्सेल लोड, एक्सेल लोड इनटू कोफिशिएंट व्हील, फ्रिक्शन रेल व्हील फैक्ट फ्रिक्शन जो हो गया कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट ऑफ व्हील लोड फ्रिक्शन हो गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील। ड्राइविंग व्हील यहाँ पर 8 है, तो 8 का जो पेयर निकालेंगे, हॉलिंग कैपेसिटी का निकालेंगे, तो एक्सेल लोड का जो पेयर होगा, पेयर कैसे होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 डिवाइड बाई 2। एक्सेल लोड कितना दिया हुआ है? 22.5 दिया हुआ है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? मीन्स फ्रिक्शन फैक्टर कितना दिया हुआ है? 2.25 दिया हुआ, मीन्स 25/100 लिख सकते हैं इसको। इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है वो 5 25 चौको 100 4 दूनी 8, दैट इज 22.5 सिंपल याद रखना यही, एक्सेल लोड इंटू फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील, ये याद रखना, पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील। ड्राइविंग व्हील कौन सा व्हील होता है? जो बीच का होता है उसको ड्राइविंग व्हील बोलते हैं, दैट इज बेस का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेडल बार। टेडल बार कहाँ यूज किया जाता है? टेडल बार आर यूज्ड फॉर, टेडल बार यूज किया जाता है इंटरलॉकिंग पॉइंट पर यूज किया जाता है, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स एंड सिग्नल, पॉइंट सिग्नल को इंटरलॉक करने के लिए यूज किया था टेडल बार, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर के रेफरेंस में पूछ रहा है इसमें से कौन सही है? तो कंक्रीट स्लीपर के रेफरेंस में पूछ रहा था इम्प्रूव द ट्रैक मॉडुलस। जो कंक्रीट स्लीपर है वो इम्प्रूव करता है ट्रैक मॉडुलस को। कंक्रीट स्लीपर दे हैव गुड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कंक्रीट स्लीपर का गुड नहीं होता है, तो एक गलत हो। रिडंडेंट ट्रांसपोर्टेशन इजी, ट्रांसपोर्टेशन और भी कंक्रीट स्लीपर का बहुत डिफिकल्ट होता है इसको ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसमें वेट ज़्यादा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये दिक्कत होता है। मीन्स 2 गलत है और 3 गलत है। और क्या देता है इसका ऑप्शन आगे देखते हैं। अच्छा 4 नंबर और है, पूछ रहा है पहला था कंक्रीट स्लीपर के में बारे में पूछ रहा है, दे इम्प्रूव द ट्रैक मॉडुलस, ये इम्प्रूव कर सकता है, तो सही गलत है, 3 गलत है। द मेंटेन द गेज कोट सेटिस्फैक्ट्री, तो गेज को जो मेंटेन करता है वो सही से मेंटेन करता है इसको, तो मेरा ये मेरा 4 सही है। तो इसमें मेरा 1 और 4 सही हो गया, 1 और 4 डी में सही मेरा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर मेरा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द कर्व लीड पूछ रहा है फॉर ए 1 in 8.5 टर्न आउट ऑफ फ्रॉम स्टेट ब्रॉड गेज। स्टेट ब्रॉड गेज कर्व लीड का जो वैल्यू होता है, कर्व लीड इक्वल होता है 2GN याद रखना है। कर्व लीड का जो वैल्यू होता है 2GN होता है। एन क्या होता है? जो टर्न आउट है, जो स्लोप है वो होता है जी, गेज डिस्टेंस हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से कर्व लीड का हम लोग निकाल सकते हैं। 2 × G कितना है, किसके लिए दिया पूछ रहा है? ब्रॉड गेज के लिए पूछ रहा है, तो 1.676 और मल्टीप्लाई करेंगे, एन का वैल्यू कितना है 8.5। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है 1, इसको डाटा आ रहा है सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो 28.2GN, बस यही याद रखना है कर्व लीड में 2GN। इसको सोल्व करते हैं तो 28.49, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग सर्वे, तो द करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है वाइल वेजिंग द सर्वे और द कंडक्ट बिफोर द अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक। ट्रैक अलाइनमेंट से पहले जो सर्वे होता है उसमें प्रोसेस जो सीक्वेंस पूछ रहा है, सबसे पहले इसमें कौन सा होगा? तो सबसे पहले इसमें कौन सा होगा? प्रीलिमिनरी तो पहले होगा, रिकॉग्नाइज पहले होगा। तो जब भी पहले होगा प्रीलिमिनरी से पहले रिकॉग्नाइजेंस होता है। इससे पहले ट्रैफिक सर्वे, सबसे पहले इसमें जो किया जाता है तो ट्रैफिक सबसे पहले होता है। ट्रैफिक के बारे में जानेंगे, सबसे पहले सर्वे जो होगा ट्रैफिक का होगा, उसके बाद
तो उसके बाद रिकॉग्नाइज हो जाएगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कहूँगा प्रिलिमिनरी हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे लोकेशन हो जाएगा। मीन्स 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3, अच्छा 3 के बाद नहीं, ये तो सबसे पहले फर्स्ट ये था, इसके बाद रिकॉग्निशन ये था 2, ठीक है 3 1, इसके बाद 3 नंबर पे मेरा प्रीलिमिनरी सर्वे था, तो 1 में 3 हो गया पहला, उसके बाद 1 होगा 3 1, उसके बाद 2 होगा 3 1 2, 3 1 2 मेरा डी में दिया हुआ करेक्ट होगा। सबसे पहले ट्रैफिक सर्वे करेंगे, फिर रिकॉग्नाइज सर्वे करेंगे, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे, फिर ट्रैफिक लोकेशन सर्वे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, द लोड ऑन ईच एक्सेल लोकोमोटिव इन द 22 टन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 द हॉलिंग कैपेसिटी ड्यू टू 3 पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील। 3 पेयर दिया हुआ है यहाँ पर ड्राइविंग व्हील था। अभी हम लोग देखे थे हॉलिंग कैपेसिटी का फार्मूला क्या था, पेयर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ड्राइविंग व्हील इंटू एक्सेल लेड इंटू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, यही था। यहाँ पर तीनों दिया हुआ है, द एक्सेल लोड दिया हुआ है, एक्सेल लोड दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, और पेयर दिया हुआ ड्राइविंग व्हील का, ड्राइविंग व्हील का पेयर दिया हुआ 3। तो हॉलिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा 3, हॉलिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, हॉलिंग कैपेसिटी 3 इंटू एक्सेल लोड दिया हुआ 22 टन, 22 इंटू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ 0.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 6 2 120, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 22 दिया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ रहा है आंसर 13.2, हॉलिंग कैपेसिटी आ रहा है 13.2, दैट इज सी। सिंपल याद रखना यही, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील इंटू एक्सेल लोड 3 इंटू एक्सेल लोड इंटू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोले तो 2, तो यहाँ से मेरा आ गया 13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिजी रेलवे ट्रैक द स्पेसिफिक रोलिंग ग्रेडियंट 1/25 250, then the horizontal curve 3 degree on the gradient of 1/250 will have the permissible gradient। permissible gradient पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बीजी के लिए 3 डिग्री कर्व दिया हुआ, तो कॉम्पनसेशन निकाल लेते हैं। कॉम्पनसेशन कितना होता है बीजी में, कॉम्पनसेशन बीजी में हम लोग जानते हैं 0.04% ऑफ डी होता है, 0.04% ऑफ डी, तो 0.04% ऑफ डी कितना दिया हुआ 3 डिग्री, तो 4 3 12 बोले तो कॉम्पनसेट ग्रेडियंट जो हो जाएगा ट्रैक के लिए वो कितना हो जाएगा 0.12% हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है इसमें, रूलिंग ग्रेडियंट अगर निकाला जाए तो रूलिंग ग्रेडियंट मेरा दिया हुआ 1/250, 1/250 दिया हुआ, मीन्स 1/250 को निकालेंगे तो 0.5 आ रहा है। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.5% आ रहा है। और कॉम्पनसेट ग्रेडियंट निकालनी है, कॉम्पनसेट ग्रेडियंट 3 डिग्री कर्व के लिए तो 0.12 आ गया फॉर बीजी के लिए, तो 0.5 माइनस कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे, सॉरी 0.1 इंटू 250 है ना, तो 250 का 0.4 आ रहा है। अगर इसको निकालेंगे 1250 इंटू 100 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100 बोले तो 0.4% आ रहा है ना। रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू जो आ गया 0.4%, और कॉम्पनसेट ग्रेडियंट का जो वैल्यू आ गया, कॉम्पनसेट ग्रेडियंट का जो वैल्यू आ गया था 0.04% ऑफ डी, तो यहाँ से 0.12%, ठीक है। और रूलिंग ग्रेडियंट का जो वैल्यू आ गया 1 इंटू 2050, 1 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, तो आ रहा था मेरा 0.4%। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मेरा परमिसिबल ग्रेडियंट जो होगा, परमिसिबल ग्रेडियंट जो होगा तो रूलिंग ग्रेडियंट माइनस कॉम्पनसेट ग्रेडियंट, ठीक है। ये मेरा 0.4 हो गया, परसेंट में है, और कॉम्पनसेट ग्रेडियंट कितना था मेरा 0.12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है परमिसिबल ग्रेडियंट कितना हो गया 0.28%, ठीक है। 0.28% को हम लोग अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.2% है तो 0.2%, 1 डिवाइड बाई 10000 डिवाइड बाई 28, इस फॉर्म में करेंगे 1 इंटू 5 में। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो लगभग आ रहा है 1357, दैट इज बी। सिंपल याद रखना 0.28% आया इसका परमिसिबल ग्रेडियंट 0.28%। वही सिर्फ याद रखना इसमें क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें कॉम्पनसेट ग्रेडियंट निकालते हैं जो कि बीजी के लिए 0.04% डी था,
ठीक है, mg रहता तो 0.03 हो जाता, अगर नैरो रहता 0.02 हो जाता। ये निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम लोग रोलिंग रेडियंट का वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में निकाल लेते हैं। उसके बाद परसेंटेज के फॉर्म में निकल गया, परसेंटेज के फॉर्म में वो निकल गया था। परसेंटेज के फॉर्म में निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, इसको सॉल्व करते हैं 0.4% आया था, यहाँ से 1 का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द स्लीपर डेंसिटी, फॉर ए स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है n इंटू 50, द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रॉड गेज के लिए पूछ रहा है। तो एक स्लीपर में कितना नंबर ऑफ ये हो जाएगा, ट्रैक के लिए लेंथ ट्रैक दिया हुआ 650 मीटर। तो पूछ रहा है कि एक स्लीपर में कितना हो जाएगा। तो हम लोग बीजी के लिए जानते हैं 13 होता है, एक लेंथ का जो 13 मीटर में एक रेल होता है। तो इसको अगर निकाला जाए तो 13 + 5 बोले तो 18 हो जाएगा, 13 + 5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ब्रॉड गेज में। तो कह रहा है नंबर ऑफ रेल टोटल कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रेल टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रेल कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल रेल अगर 65 है, और बीजी के लिए, बीजी का एक 13 मीटर का होता है और 650 में पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रेल कितना हो जाएगा, 650/13 तो बोले तो 50। ठीक है, 50 पूछ रहा है। अब पूछ क्या रहा है, रेलवे ट्रैक लेंथ द फॉर स्लीपर डेंसिटी इतना, द स्लीपर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्लीपर कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेल, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ रेल निकालते हैं। नंबर ऑफ रेल निकाल लेते हैं 650 में। तो 13 मीटर में एक रेल हो रहा है, तो 650 में कितना हो जाएगा, तो 650 डिवाइड बाई 13 बोले तो 50। तो टोटल नंबर ऑफ रेल जो हो गया, वो 50 हो गया। अब पूछ रहा है स्लीपर कितना होगा। तो स्लीपर रिक्वायर्ड हो रहा है, तो स्लीपर जब हम देख रहे हैं कि एक रेल में है, एक रेल में हम लोग n+5 है, एक रेल में जब 18 स्लीपर रिक्वायर्ड हो रहा है, तो एक रेल में हम लोग एक रेल में हम लोग 18 50, एक रेल में हम लोग कितना, हम लोग देख रहे हैं स्लीपर डेंसिटी का मतलब ही होता है कि एक रेल में कितना स्लीपर है। तो एक रेल में हम लोग देखें, एक रेल में 18 स्लीपर है, तो मेरा नंबर ऑफ रेल कितना आ गया था, यहाँ से 50 आया था, तो 50 में कितना हो जाएगा, तो 18 × 50, 18 × 50 बोले तो 900, दैट इज सी। सिंपल। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ रेल निकाल लेते हैं। टोटल जो दिया हुआ है इसमें 650 मीटर में कितना रेल होगा। हम लोग जानते हैं जब ब्रॉडगेज यूज करते हैं तो 13 मीटर में एक रेल होता है, 13 मीटर में एक रेल होता है। मीन्स कहने का मतलब है एक रेल का जो लेंथ है वो 13 मीटर होता है। तो एक रेल 13 मीटर में एक रेल हो रहा है, तो 650 मीटर में कितना रेल होगा, तो 650 में तो डिवाइड कर देंगे 13 से, तो 50 हो गया। तो एक रेल में 18 स्लीपर यूज हो रहा है, तो 50 स्लीपर में 50 रेल में कितना होगा, तो 900 होगा। यहाँ से निकाल लेंगे 18 × 50 बोले तो 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज द एंगल फॉर्म बाय 2 गेज फेस क्रॉसिंग नंबर इज, जो ए है, इफ ए इज द एंगल फॉर्म बाय 2 गेज फेस, द क्रॉसिंग नंबर कितना होगा। तो क्रॉसिंग नंबर ए, इसमें ये नहीं दिया हुआ है कौन सा लेना है। अगर आइसोसेलेस लेना है, राइट एंगल लेना है, या सेंटर लाइन लेना है, तो हम लोग राइट एंगल से मेजर करते हैं। तो राइट एंगल में अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो राइट एंगल में हम लोग जानते हैं ये अगर अल्फ़ा है, ये 1 है, ये n है, तो n पूछ रहा है n कितना होगा, तो n इक्वल टू कितना होता है, ए इज द एंगल, यहाँ पे ए अल्फ़ा की जगह पे ए दिया हुआ है, तो ए हम लोग निकाल लेते हैं। तो 10 को निकालते हैं, अगर इस तरह से दिया हुआ है, मान लिया ए है, ये 1 है, ये n है, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू 1/n। तो n का वैल्यू पूछ रहा है, तो n का वैल्यू कितना होगा, 1/tan a बोले तो कोट a, दैट इज कोट a। तो कोट a होगा, फिर राइट एंगल के लिए होता है। अगर राइट एंगल कंसीडर किया है, राइट एंगल मेथड कंसीडर किए हैं, तो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मीन्स खत्म हो गया यहीं पे। इस तरह से हम लोग देखें, इस पार्ट में हम लोग 61 से लेकर के 121 तक के रेलवे का क्वेश्चन टोटल देख लिए हैं। इसके पहले पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे, जो पिछले पार्ट था 1 से लेकर के 60 तक देखे थे पिछले पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग 61 से लेकर के 1 to 1 तक देख लिए हैं। इस तरह से रेलवे भी मेरा
समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नया चैप्टर के साथ। जब तक के लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली